अब एक ठीक है, अब ओके। चलो आगे बात करते हैं। ये चीज तो आपने नोट कर ली। यूजफुल है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उपयोगितावाद के संबंध में आता है। देखिए, ध्यान रखिए कि उपयोगितावाद के संबंध में जेरेमी बेंथम की पॉपुलर लाइन है। पॉपुलर लाइन क्या है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित ही सर्वोपरि होता है। तो जेरेमी बेंथम ने ये जो लाइन है ना, वो किससे ली है जेरेमी बेंथम ने? तो नोट कर लेना, ये प्रिस्टले की पुस्तक अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, अधिकतम हित, ठीक है। ये यानी सरकार भी वही काम करे जहां अधिकतर ज्यादातर लोगों का फायदा हो। यानी 100 में से अगर 90 लोगों को किसी योजना से फायदा हो रहा है, 10 को नहीं हो रहा है, तो एक राज्य में 100 लोगों में से 90 को जब फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब अधिकतम व्यक्तियों का फायदा हो रहा है, तो ये अधिकतम हित हो गया और यही सही है। तो ये बात किसने कही है? बेंथम ने कही है। और बेंथम ने ये वाली बात, ये चीज और ये लाइन किससे ग्रहण की है? तो नोट कर लेना, विद्वान है प्रिस्टले। कौन से विद्वान है? प्रिस्टले। प्रिस्टले, और प्रिस्टले की पुस्तक है शासन पर निबंध। प्रिस्टले की एक पुस्तक है शासन पर निबंध, ठीक है। इसी पुस्तक से जेरेमी बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित पुस्तक लिखी गई और ये उपयोगितावाद के बारे में कहता है कि जहां सादा हित हो वही सबसे बढ़िया है। आपके पास ढोल नगाड़े हैं क्योंकि जालोर ढोल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। सही बात है, सही। मोहित सर मेरा मैसेज का रिप्लाई करो। हाँ मोहित बोलिए। सर आप राज में देख लेते। सर आप राज में क्या कह रहे हो? चलो आगे बात करते हैं। ये चीज नोट कर ली, ओके। अब आगे देखिए, मैं नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ वो नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ एग्जाम के हिसाब से, तो नैतिकता की परंपरागत धारणा का खंडन और सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया इसमें उपयोगितावाद के अंतर्गत। पहला यहाँ पर जो आपको नोट करना है वो कि भाई नैतिकता, नैतिकता की परंपरागत, नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का, परंपरागत धारणाओं का क्या क्या खंडन किया। समझ में आ रही है? सर आज लेट हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे देखिए, तो नैतिकता की परंपरागत धारणा का खंडन और सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन, खंडन एवं सुखवाद, क्या है? सुखवाद, सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन, सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन, क्या है? प्रतिपादन। देखो प्यारे विद्यार्थियों कि नैतिकता क्या है? बेंथम ने कहा कि नैतिकता इज नॉट मोर इंपोर्टेंट थिंग, यानी नैतिकता कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर हेलो मेरा नमस्ते जी, नैतिकता की जो परंपरागत धारणा है उसका तो खंडन किया है बेंथम ने और सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये जो सुखवाद सिद्धांत है ना, ये बेंथम के उपयोगितावाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? उपयोगितावाद पर। ध्यान रखिएगा, बेंथम के उपयोगितावाद पर आधारित है। यस पूछ लीजिए। तो नैतिकता का खंडन कर जो बेंथम ने सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि भाई लोग वही काम करते हैं जहां सुख मिलता है, यानी ये उपयोगितावाद है और इसको सुखवाद भी कहा जाता है। आगे बात करें यहाँ पर, चलो आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा कि उपयोगितावाद के बेंथम की सूची विचारधारा चिंतन का मूल मंत्र और आधारशिला है। तो बेंथम के समय की अगर मैं बात करूं तो उन्हें नैतिकता को इंपोर्टेंट नहीं दिया कि मानव के लिए जो उपयोगी है वही जरूरी है, नैतिकता का कोई औचित्य नहीं है। तो नैतिकता की धारणा का खंडन किया है और उसके आधार पर सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और कहा है कि सुख और दुख, दूसरे शब्दों में कहें कि प्रशंसा और पीड़ा, ये दो सार्वभौमिक ऐसे शासक हैं जिसके कारण मनुष्य सब कुछ कार्य करता है। ठीक है, तो नैतिकता क्या है? व्यक्ति नैतिकता के द्वारा काम करना चाहिए, व्यक्ति को नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए और नैतिकता जीवन के लिए जरूरी है। ये सब चीजों को है ना इन्होंने खंडन कर दिया गया है और कहा है कि व्यक्ति सुख की प्राप्ति और दुख के दूर होने के लिए जो काम करता है वही उपयोगितावाद की श्रेणी में माना जाता है। तो अब यहां पर मैं अगर आपको समझाऊं तो नोट कर लीजिएगा
नैतिकता का खंडन एवं एवं सुख और दुख। तो यहां पर आपको बता देता हूं, सुख और दुख, सुखवाद मतलब सुख दुख, सुख और दुख, जिसको दूसरा नाम दिया है प्रशंसा, प्रशंसा व पीड़ा। आप जब खुश होते हो तो प्रसन्न होते हो कि नहीं होते, मतलब सुखी, सुख यानी प्रसन्न, दुख यानी पीड़ा। तो इस प्रकार से मनुष्य सुख और दुख, सुख और दुख दो सार्वभौमिक शासक के अंतर्गत घिरा रहता है। प्रतिबंध हैं, या हम कहेंगे ये सार्वभौमिक है। क्या है? सार्वभौमिक, यानी व्यक्ति के सब कुछ कार्य का कार्यकरण संबंध जो है वो सुख और दुख को लेकर है। क्या है? सुख और दुख को लेकर है। मैं बोल रही थी कि आवाज सही नहीं है तो मैं क्लास रात में देख लेती। हाँ कोई नहीं, आपको जब मौका मिले आप क्लास देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको समझा रहा हूं, तो बेंथम कहता है कि प्रकृति ने मानव को सुख और दुख दो चीजें दी हैं, और इस प्रकार से व्यक्ति सुख की प्राप्ति के लिए और दुख को दूर होने के लिए काम करता है, और वास्तव में सदैव उसके अधीन रहता है। यानी व्यक्ति जो सब काम करता है ना, उस काम में वो हमेशा ये देखता है कि कौन से काम से मुझे सुख मिलेगा, कौन से काम से मुझे दुख मिलेगा। वो सुख के काम को करने के लिए उसकी ओर आकर्षित होता है, और दुख वाले यानी जिसका परिणाम दुख भरा हो उससे वो दूर होने की कोशिश करता है। तो मनुष्य इन दो चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, सुख की प्राप्ति और दुख के दूर होने के लिए। अगर ये प्रवर्तक नहीं है तो आज क्या होता, ये प्रवर्तक नहीं है तो आज क्या होता, मतलब तो कोई और दे देता। कहने का मतलब है कि आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किए तो कोई दूसरा आकर कर लेता। तो बट ये है कि जो जिसने मौका दिया है वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। चलो आगे बात करें। यस मोहित, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। थर्ड ईयर की बात कर रहे हो ना, थर्ड ईयर की बात कर रहे हो क्या? चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कार्य के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम का महत्व। नेक्स्ट यहाँ पर कार्यों की अपेक्षा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि भाई कार्यों की अपेक्षा परिणाम का महत्व। कार्यों की यहाँ पर चेंज करवा देता हूं, कार्यों के उद्देश्य की, कार्यों के उद्देश्य, ठीक है, कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा, उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम को महत्व। देखिए यहां पर प्यारे विद्यार्थियों आपको जो बता रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एक चीज ये कहूं इस लाइन के अकॉर्डिंग कि आप जो काम करते हो उद्देश्य को लेकर करते हो या परिणाम को लेकर, कोई ये सोच के करता है कि मैं बीएड करना चाहता हूं, मैं बीएड करना चाहता हूं किस लिए, मैं बीएड करना चाहता हूं नौकरी के लिए, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि मैं एग्जाम देने जाता हूं, तो बीएड करने के लिए एग्जाम देने जाएगा, तो एग्जाम देने जाएगा तो उसका उद्देश्य है ना वो ध्यान नहीं देता, उसके बजाय वो कह रहा है कि मैं पास होना चाहिए, वो कह रहा है कि मैं एग्जाम देने तभी जाऊंगा जब मैं पास होऊंगा। तो वह कार्यों के उद्देश्य को नहीं परिणाम को देख रहा है, वो एग्जाम देने जाने से भी ज्यादा उसके पास होने या फेल होने के बारे में सोचता है। तो जो व्यक्ति कोई भी काम करता है उसमें उस कार्य के उद्देश्य से ज्यादा उसके परिणाम पर महत्व देता है, यानी वो उपयोगितावाद है। वो कह रहा है कि मैं 2 घंटा एग्जाम में बैठूंगा और अगर मैं फेल हो गया तो मैं अगर जा रहा हूं एग्जाम दे रहा हूं, ठीक है ना, एग्जाम देने जा रहा हूं उद्देश्य है, लेकिन पास होऊंगा या फेल होऊंगा तो वो परिणाम को सोच के पहले सोचता है। वो कहता है मैं पास होऊंगा तो बस एग्जाम देने जाऊं, तो वो परिणाम को पहले देखता है, उद्देश्य को नहीं। किसको देखता है? परिणाम को पहले देखता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अब यहाँ पर ये चीज अगर मैं आपको बताऊं तो नोट कर लीजिएगा कि उपयोगिता का सिद्धांत सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट उपयोगिता वाद का सिद्धांत सुख की
प्राप्ति व दुख निवारण का सिद्धांत है। दुख निवारण का सिद्धांत शॉर्ट एंड ब्रीफ में बताएं तो आप जो काम करते हो उस काम को अपने भले के लिए करते हो। ये सोचते हो कि भाई मैं ये काम करूंगा मुझे सुख की प्राप्ति होगी, मैं दुख से दूर रहना चाहता हूं, मैं बस सुख प्राप्त करना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति ये सोच के काम कर रहा है कि उपयोगितावाद का मतलब है कि सुख को तो प्राप्त करो और दुख से दूर हो जाओ, दुख का निवारण कर दो, तो ये विचार उपयोगितावाद कहलाता है। दुख का निवारण निवारण करना ही उपयोगितावाद है। क्या है? उपयोगितावाद है। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं है? कुछ समझ नहीं आए तो अच्छे से क्लियरिटी बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि आज थोड़ा इंक का प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा कहता ना लाइट नजर आएगा। यह थर्ड ईयर की क्लास होगी, अभी ये क्लास हो रही है, उसके बाद होगी। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। तो देखिए, सुख और दुख का स्वरूप क्या है और इसका निर्धारण कैसे किया जाए, तो बेंथम ने इसके बारे में कहा है। इस पॉइंट के लिए बारे में लिखिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में यहां पर जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। सुख और दुख का स्वरूप क्या है? सुख एवं दुख का स्वरूप क्या है, पहले तो ये बात आ रही है। दूसरा यहां पर कहा गया है कि इसका निर्धारण कैसे किया जाए, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। तो इसमें बारे में तो आप देख लीजिए अच्छे से। तो इसके बारे में अगर बात करें तो बेंथम ने वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया इसके उत्तर के लिए बेंथम ने इसका वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है। वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है, विवेचन किया है। समझ आया? मतलब कि भाई दुख और सुख का स्वरूप क्या है और इसका कैसे निर्धारण किया जाए, तो इसके बारे में इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से समझाने की कोशिश की है। वैज्ञानिक ढंग से समझाने की कोशिश की है। अब यहां पर मैं आगे इसके बारे में समझाऊं तो देखिए, बेंथम ने सादे और सरल सुख 15 प्रकार के बताए हैं। देखिए, बेंथम ने सादे सरल सुख 15 बताए हैं। कितने बताए हैं? 15 बताए हैं, ताकि सुख क्या है और दुख क्या है, तो सुख और दुख के आधार पर ही उपयोगिता टिका हुआ है। तो बेंथम ने 15 प्रकार के सुख बताए, जिसमें कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, जैसे इंद्रियों के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, संतान के द्वारा। इसके अलावा बात करें तो मित्रता के द्वारा, शक्ति के द्वारा, मित्रता क्या कहेंगे? मित्रता के द्वारा, शक्ति के द्वारा। इस प्रकार से कहा जाए, इंद्रियों का मतलब आपके इंद्रियां। यहां पर बात करें तो इंद्रियों का मतलब होता है जैसे आपकी जीभ है, आपके हाथ, कान, आंख, नाक जो भी है। अगर आपने मान लीजिए कहीं पे हलवा बन रहा है तो आपके पास सुगंध आएगी, कहीं पर हलवा बन रहा है तो आपके पास सुगंध आएगी, अच्छी सुगंध, तो वो सुख का अनुभव हुआ। और कहीं ऐसी जगह गए जहां नदी नाला है और गंदी चीज आ रही है, तो इस प्रकार से गंदी चीज होगी तो दुख का एहसास हुआ। तो ऐसे 15 बताए, मैं सिर्फ उदाहरण दिए हैं कि बेंथम ने सादे, सरल और दुख बताए 15, जिसमें कुछ बताया कि भाई इंद्रियों के द्वारा, सेंसस के द्वारा जो हमें सुख का एहसास होता है। संपत्ति होती है तो कम संपत्ति है तो दुख होता है, ज्यादा है तो हम कितने खुश होते हैं, हाँ ये कर लेंगे वो कर लेंगे। संतान का सुख हमें मिलता है, मित्रता है, शक्ति है, तो इनसे हमें सुख का आभास होता है। इसी प्रकार बात करें तो यहाँ पर सादे दुख के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सादे दुख केवल 11 प्रकार के हैं। बेंथम ने कहा इसी प्रकार सादे या सरल
जो दुख हैं वो 11 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 11 प्रकार बताए। यानी ऐसे 11 प्रकार जिससे दुख का अनुभव होता है। जैसे बात करें तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में यही है कि अगर आपके मान लीजिए हाथ के लग गई, तो अब आपके सेंसर्स क्या कहेंगे भाई दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। आपकी जीभ आपकी इंद्रियों की तरह काम करती है। यहाँ पर किसी ने गलती से कुछ गरम डाल दिया, तीखा डाल दिया, तो फिर इस प्रकार से आपकी जीभ जल गई मान लीजिए, तो आपकी जीभ बाद में परेशान करेगी, तो ये दुःख का एहसास हो रहा है। तो दुःख का भी यही है कि इंद्रियों के द्वारा होने वाला दुःख, संपत्ति लूट जाए तो फिर संपत्ति के द्वारा दुःख होता है। और संतान है, संतान खराब हो जाए, संतान बिगड़ जाए, संतान नादान या संतान अपराध करे तो पिताजी यानी पेरेंट्स को दुःख होता है। मित्र अगर दुश्मन निकल जाए, मित्र धोखा दे दे तो मित्रों से दुःख होता है। शक्ति सर्वनाश कर देती है, शक्ति से अंत हो जाता है, शक्ति से नुकसान हो जाता है, तो ये टेंशन हो गया। इसके अलावा बात करें कि बदनामी, इसके अलावा और बात करें बदनामी। बदनामी बदनामी का मतलब जैसे आपने अगर प्रसिद्धि तो सुख हुआ, पॉपुलर हुए तो सुख हुआ, लेकिन अगर बेइज्जती हो गई, बदनामी हो गई तो दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। इसी प्रकार से बात करें स्मृति और कल्पना, स्मृति एवं कल्पना, स्मृति एवं कल्पना, यानी स्मृति का मतलब मेमोरी। स्मृति का मतलब क्या होता है? मेमोरी। तो अगर आपके पास मेमोरी है, अगर आपको कोई काम है याद करना है तो मेमोरी से आपको याद हो जाता है। अगर आपने कोई याद किया और भूल गए तो कहेंगे यार दिमाग क्यों है, याद नहीं रहता, सब भूल गया हूं मैं। इस प्रकार से आपको जब कोई याद नहीं होता है तो आपको दुख होता है। जब कोई याद नहीं होता है तो दुख होता है। ठीक है। और इसी प्रकार कल्पना, मान लीजिए आपको कहीं जाना है लेकिन आप नहीं जा पा रहे, तो आप कल्पना में उसके बारे में सोचकर खुश महसूस करोगे, अपने आप को हैप्पी महसूस करोगे। लेकिन अगर वास्तव में उस कल्पना से आपने जो सोचा है वो पूरा नहीं होता तो मन ही मन दुख होता है कि मैं वहां नहीं जा पाया। इस प्रकार से जेरेमी बेंथम ने सुख के 15 और दुख के 11 प्रकार बताए हैं। अब बात करते हैं सुख और दुख के स्रोत के बारे में, और ये भी आप नोट कर लीजिएगा, सुख दुख के स्रोत। ठीक है। सुख और दुख के स्रोत ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सुख और दुख के स्रोत के बारे में आपको बता रहा हूं, और ये भी आपको नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये जरूरी है, आपको समझा रहा हूं, मन लगा के इसको समझिएगा। ठीक है। ओके राजेश आपके सर एग्री करे तब ना, किस बात का एग्री करना है बताइए। आगे देखिए, सुख दुख के स्रोत, यानी सुख दुख कैसे आता है, यानी स्रोत क्या है। जैसे नल में पानी आता, कहाँ से आता है? जगह टाके से आता है, या जो कहीं इकट्ठा पानी वहां से आता है। तो यहाँ पे सुख दुख के स्रोत की बात करें तो सुख और दुख बाहरी कारणों से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर पहला तो क्या कहा है? सुख दुख बाहरी कारणों से होता है। सही बात है ना, बाहरी कारणों से ही सुख और दुख होता है। थर्ड ईयर की क्लास आज होगी, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, हो जाएगी। सर इंद्रियों का कुछ कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। इंद्रियों का मतलब आपके सेंसर जैसे जीभ है, नाक है, या इसके अलावा और भी जैसे आपकी 5 इंद्रियां, मतलब इंद्रियां मुझे नहीं पता 5 या ज्यादा होती है, लेकिन जैसे आपने मान लीजिए कहीं गलती से गर्म तवे पे हाथ रख दिया तो आपकी जलती है, जलने से आपके सेंसर एक्टिव होते हैं। आंखों में कोई गिरता है तो पानी आता है। ठीक है ना। और कोई खाना खा रहा है, कोई रसगुल्ला मलाई गुलाब जामुन है तो आप उसको देख के, या इमली खा रहा है तो पानी आता है मुंह में। इस प्रकार से ये इंद्रियां हैं। तो जब इंद्रियों को किसी बाहरी तत्व से अच्छा फील होता है तो सुख हो गया। और इंद्रियों की वजह से, यानी आप कहीं जा रहे थे और आपका कान आपके सेंसर से इंद्रिय है, अगर आपको किसी ने गाली दे दी तो आपको बुरा लगा, तो इंद्रियों की वजह से दुख भी होता है और सुख भी होता है। इंद्रियों की वजह से दुख भी होता है और सुख भी होता है। समझ में आया कि नहीं है? चलो आगे बात करें। यस सोनी नमस्ते जी। अब यहाँ पर बात करें तो सुख और दुख बाहरी कारणों से उत्पन्न होता है, क्योंकि व्यक्तियों के एक कारण के समान नहीं, सुख और दुख नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। तो बेंथम के अनुसार मनुष्य की संवेदनशीलता संवेदनशीलता 32 चीजों से प्रभावित होती है। बेंथम मनुष्य की संवेदनशीलता
संवेदन सेंसर, इमोशनली की बात करें तो 32 चीजों से प्रभावित होती है। समझ में आया? क्योंकि देखो सुख और दुख बाहरी कारणों से होता है। बाहरी कारण मतलब जो हमें फील होता है, जो हमें इमोशनल सेंसर जो हमारे होते हैं वो हमें एहसास करवाते हैं सुख और दुख के बारे में। तो यहाँ पर 32 बताए हैं जो इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर बात करें, जो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ध्यान लिखिएगा कि कुछ चीजें जैसे स्वास्थ्य, ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, मन की स्थिरता, नैतिक संवेदनता, धार्मिक संवेदनता, आर्थिक, लिंग, वायु, धर्म, पद, ये कुछ है जो संवेदनशील के रूप में आते हैं, ऐसे 32 है, ठीक है? बट आपको नंबर ध्यान रखना है 32। अब बात करते हैं बेंथम के सुख और दुख के 5 स्रोत बताएं, मोटे तौर पर सुख और दुख के 5 स्रोत। बेंथम ने सुख और दुख के 5 स्रोत बताए हैं। पांचों के पांचों आपको बता देता हूं जिससे आपको याद हो जाए। पहला है प्राकृतिक। पहला क्या है? प्राकृतिक। अब देखो प्राकृतिक कैसे? प्राकृतिक कैसे? तो देखिए, जब कोई सुख और दुख प्राकृतिक घटनाओं से होता है तो प्राकृतिक सुख और दुख कहलाता है। अचानक से मैं तो रास्ते से जा रहा था और बीच में गिरा पत्थर और हो गया स्लिप, अरे लग गई, तो ये बाहरी कारणों से हुआ। कभी कभार होता है ना कि अगर आप कहीं जा रहे हो, बीच में कुत्ता आ जाता है, आप ब्रेक लगाते हो, फिसल जाते हो, तो ये बाहरी कारण यानी प्राकृतिक नेचुरल रूप में हुआ। अचानक से मान लीजिए जबरदस्त बारिश बारिश आ जाती है और आपके गांव खेत है उसमें पानी भर जाता है, तो आपको काफी परेशानी होती है, दुख होता है, तो ये प्राकृतिक हुआ। तो बेंथम ने कहा कि बेंथम कह रहा है कि सुख दुख के 5 स्रोत है। पहला तो है प्राकृतिक यानी नेचुरल, प्राकृतिक आपदा जब आती है तो दुख सुख होता है। दूसरा है राजनीतिक या कानूनी। राजनीतिक या कानूनी। कभी कभार जैसे होता है ना कि आपकी तरह कोई यंग होता है कि चलो आज तो मेले घूम के आते हैं, हमारी हमारे हमारे वाली को आज बाइक के पीछे बैठा के मेले में घूमने जाते हैं। और जैसे ही मेले की ओर जा रहे थे और किसी ने पकड़ लिया, बोला लाइसेंस लाओ, और लाइसेंस नहीं है तो बाबूजी को लग गई 1000 की थप्पड़ और फिर हो गया दुख। क्यों हुआ दुख? क्योंकि नहीं, क्योंकि दुख क्या हुआ? क्योंकि आप कानून के बारे में जानकार न थे, या जानकार थे तो आपके पास लाइसेंस नहीं था, या आपने लाइसेंस नहीं बनाया, या फिर आपकी लाइसेंस की एज नहीं है तो भी आपने गलत तरह से काम किया तो कानून का तोड़ा। यानी कानून की वजह से आपको सुख और दुख होता है। किसी ने आपको बेवजह थप्पड़ मारी या आपसे कोई लूट के ले गया, आप पुलिस के पास गए, आपको वो सब कुछ वापस मिल गया, तो कानून की वजह से आपको सुख मिला, और कानून की वजह से आपको दुख भी मिलता है, और कानून की वजह से आपको दुख भी मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक क्वेश्चन था मेरा अबाउट कोर्स कंप्लेंट, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए, तो कानून की वजह से राजनीतिक तरह से दुख और सुख होता है। तीसरा बात करें नैतिक। तीसरा क्या होता है? नैतिक यानी नैतिकता, अच्छा बुरा सही गलत, ठीक है, नैतिकता। सर जी आज तो आप मजे करवा रहे हो, समझा रहा हूँ डियर। हेलो वेदोजना जी, गुड इवनिंग। आगे बात करते हैं, जब कोई दुख और सुख नैतिक दृष्टि से हो, यानी अच्छा बुरा, कहने का मतलब है कि आप, नैतिकता का मतलब होता है सही और गलत चीजों को समझकर सही करना, जैसे बड़ों की आज्ञा का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, ठीक है। तो अगर आपकी नैतिकता से आपकी कुछ अच्छा करने के बीच में कोई बाधा आ रही है तो आपको दुख होगा। आपका कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करना, ठीक है, लेकिन आप अपने जॉब की वजह से, अपने काम की वजह से माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नैतिकता को ध्यान में रखते दुख ही महसूस करोगे, क्योंकि आप मानते हैं कि भाई मन बड़ों की आज्ञा का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, ये आपके अंदर नैतिकता है। लेकिन जब आप नैतिकताओं के असूलों के अकॉर्डिंग चलते हैं और काम पूरा नहीं होता है तो आपको दुख का एहसास होता है। और जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको कहते हैं ये बहुत संस्कारी है, अरे बहुत संस्कारी लड़का है। तो ये नैतिकता आपको सुख का एहसास दिलाती है और नैतिकता ही दुख का एहसास दिलाती है। हेलो प्रियंका, नमस्ते जी। तो बाकी बात करें, नैतिक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ नंबर जो पॉइंट करवा रहा हूं, सामाजिक और लौकिक।
यानी आप जब समाज में रहते हो तो समाज के कुछ कार्य विधि नियम तौर तरीकों से आपको कभी कभार दुख और कभी कभार सुख का एहसास होता है। यानी आप समाज में फर्स्ट आ गए, कोई अच्छा काम किया तो आप सबको अपने अपनी जाति का जो सम्मेलन होता है उसमें सम्मानित करेंगे, तो आपको कितना अच्छा लगा। जैसे होता है ना, अभी प्रोग्राम होते हैं कहीं पे शादी, मतलब ऐसे ही मान लीजिए ना कि आप फर्स्ट आते हैं तो आपको समाज के सामने सम्मानित किया जाता है। वार्षिक उत्सव होता है, उसमें समाज का एनुअल प्रोग्राम होता है, उसमें अच्छा करने वालों को सम्मानित किया जाता है। तो आप समाज में रह रहे हो, समाज के कार्यों से या आपके समाज के ऊपर पड़ने वाले कार्यों से आपको खुश का अच्छा एहसास होता है। लेकिन आपके कुछ गलत करने से समाज आपको कहता है ये फलाना व्यक्ति सही नहीं है, इसका लड़का तो शोर है, ऐसा है, वैसा है। तो समाज और इस लौकिक जीवन में आपके कुछ कार्य से आपको अच्छा और बुरा फ़ील होना, अच्छा और बुरा फ़ील होना। सर जी बताओ ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लास लगी। देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन-सी कह रहे हैं? फर्स्ट ईयर कह रहे हैं, सेकंड ईयर कह रहे हैं? थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर की है तो नॉट पॉसिबल क्योंकि टाइम है, और थर्ड ईयर का मैंने बता दिया है, ठीक है? थर्ड ईयर का बता दिया। हेलो मनोहर, नमस्ते जी। तो समाज के 3 तौर तरीके, नियम, कायदे जिसके अकॉर्डिंग आपको कभी-कभार सुख का एहसास होता है और कभी-कभार दुःख का एहसास होता है। और 5वां नोट कर लीजिएगा, धार्मिक। धार्मिक मतलब धर्म। तो धर्म के कार्यकरण, रीति-रिवाज, तौर तरीके से आपको कभी-कभार दुःख और सुख का एहसास होता है। देखो, आपकी मान्यता के अनुसार धर्म विरुद्ध काम करने पर आपको दुःख का एहसास होगा। मान लीजिए आपके कोई पवित्र गॉड है, भगवान है, और कोई ऐरा-गैरा व्यक्ति आकर आपके भगवान के खिलाफ मान लीजिए अपशब्द कहता है, उस पे पत्थर फेंकता है या ऐसा कुछ कह दे, तो आप अपने धर्म के लिए, अपने उस देवता के लिए पूरे तन, मन और धन से लगाव रखते हैं, और कोई दूसरा आकर आपके आपके देवता के प्रति गलत कहता है तो आपको कितना बुरा लगेगा। यानी धर्म के प्रति, आपके धर्म का अगर कहीं पर विरोध हो रहा है, आपके धर्म के लिए कोई गलत कह रहा है तो आपको दुःख का एहसास होगा, आपको दुखी फ़ील होगा, सैड फ़ील होगा। लेकिन अगर आपके कोई धर्म की प्रशंसा कर रहा है, बड़ाई कर रहा है, तो आपको कहेगा यस, मेरा धर्म तो बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार से धर्म, धार्मिकता के आधार पर इस सुख और दुःख का एहसास होना। समझ में आया? चलो, इस प्रकार से ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि विभिन्न सुखों या गुणों में भेद करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी इन्होंने किया है। अब देखिए, साथ-साथ में मैं ये भी बता देता हूँ, बेंथम के इस पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिसकी आलोचना करता है, ठीक है? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ सके। विभिन्न गुण, ये नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। विभिन्न सुखों में गुण का नहीं, विभिन्न सुखों में गुण का नहीं, विभिन्न सुखों में गुण का नहीं वरन परिणाम का भेद है। जेआरबी बेंथम क्या कह रहा है? सरवीर श्रोमणी मांगना पड़ता, चलो आगे बात करते हैं। देखो बेंथम कह रहा है कि विभिन्न सुखों में गुण का नहीं परिणाम का भेद होता है। कहने का मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जैसे बात करते हैं, कोई भी आप काम करें, जैसे बात करते हैं, आपने परीक्षा दी, क्या दी? परीक्षा दी, ठीक है? या आपने मान लीजिए एक और कोई काम कर लेना कि आपने कोई काम किया है, ठीक है? तो परीक्षा की, परीक्षा दी, परीक्षा में आप हो गए मान लीजिए एक उदाहरण के लिए फेल, तो ये है परिणाम। ये क्या है? परिणाम। परीक्षा कार्य है, और कार्य के गुण के बारे में कहा गया है। बेंथम कह रहा है कि परीक्षा का गुण कि भाई अच्छे लोगों को सफल करेगा, तो ये परीक्षा का गुण होता है। सही और गलत में यानी जो क्वालिटी बंदे हैं वही पास होंगे, तो ये होता है परीक्षा का गुण कि उचित लोगों को ही सफल किया जाएगा। लेकिन परिणाम में आप क्या हो गए? फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। तो बेंथम कह रहा है कि जैसे कोई भी मान लीजिए, यहाँ पर मैं जैसे कह रहा हूँ कि आप फेल हो गए तो आपको क्या हुआ? दुःख हो गया। और अगर आप पास होते तो आप क्या होते? फेल हैं तो दुखी हो गए, और पास होते तो क्या होते? आपको सुख का एहसास होता। तो बेंथम कह रहा है कि किसी भी गुण में, चलो मान लीजिए कि ये सुख और दुःख, सुख और दुःख, ठीक है? ये 2 क्वालिटीज हैं। तो अब यहाँ पर कोई भी काम करो, लेकिन अगर किसी को काम को करने से आपको सुख का एहसास होता है,
तो वो अंतिम रिजल्ट चाहिए, यानी परीक्षा देने के बाद सबसे जरूरी गुण नहीं देखा जाता, परिणाम देखा जाता है। बेंथम कह रहा है किसी भी कार्य का गुण नहीं परिणाम देखा जाता है, क्योंकि विभिन्न सुखों में गुण का नहीं परिणाम का फर्क होता है। विभिन्न सुखों में यानी परीक्षा देने के बाद आप पास हुए तो बस गुण देखा नहीं जाता कि पास हुए, तो परिणाम देखा जाता है। क्या देखा जाता है? परिणाम देखा जाता है। फेल कौन नहीं होगा सर? अरे टेंशन मत लीजिए, फेल होंगे नहीं, आप मेरी क्लास में पढ़ते तो बड़ी समझा रहा हूं कि बेंथम कह रहा है किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसके गुण और दोष को ध्यान में नहीं रखा जाता है। कहते हैं कि उस काम को करने के बाद परिणाम क्या आएगा वो जरूरी है। और ये बेंथम उपयुक्तवाद में कहता है। बेंथम कहता है किसी काम के गुण और दोष से भी ज्यादा है उसका परिणाम, कि आप सफल हुए या ना हुए वो मायने रखता है, और वही सुख और दुख के लिए जरूरी होता है। यह सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और दोनों होना जरूरी है। अगर एक व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख होगा तो उसे एहसास कैसे होगा, वो जिएगा कैसे, जिंदगी का अनुभव कैसे लेगा? क्योंकि खट्टा और मीठा जिंदगी के दो पल होते हैं। कोई कहता है ना मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, अरे प्रॉब्लम तो जीवन का एक पार्ट है, अगर वो नहीं आएगा तो जीवन निस्तर है, मतलब निरस है, टेस्ट अट्रैक्टिव नहीं होती है। ठीक है सर, सेट एग्जाम इंग्लिश में होते हैं, क्लेट एग्जाम इंग्लिश में होता है? नहीं, दोनों में होते हैं। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन एक प्रकार का बच्चा खेल उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। तो यहाँ पर कहा है कि दो व्यक्ति कोई काम कर रहे हैं, तो दोनों को किसी भी काम को करने में सुख का एहसास हो रहा है, तो उसमें उस कार्य के गुण दोष को नहीं देखा गया, परिणाम को देखा है। तो छोटा बच्चा या कोई बड़ा व्यक्ति कोई बड़ा कार्य कर रहा है, कोई छोटा काम कर रहा है, कोई छोटा कार्य करने के बाद भी खुश हो रहा है, कोई बड़ा काम करने के बाद भी खुश हो रहा है। तो यहाँ पर किसी कार्य के गुण और दोष को नहीं देखा जाता है, परिणाम को देखा जा रहा है कि अंत में उसको हैप्पी कर रहा है या दुखी कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस अकॉर्डिंग अब ये चीजें आपके समझ में आ गई। चलो अब आगे आपको बता रहा हूं नेक्स्ट, आनंद मापक पद्धति। बेंथम ने सुख दुख के लिए आनंद मापक पद्धति को बढ़ाया है। बेंथम ने सुख और दुख के लिए आनंद मापक पद्धति को बढ़ाया है। सुख और दुख को मापा जा सकता है। क्या कह रहे हैं कि भाई सुख और दुख को क्या कहा जाता है? मापा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मैं समझाऊं तो एक इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखिएगा, तो जो सबसे जरूरी है वह चीज अगर आपको मैं बताऊं, ठीक है? ओके, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं सुख और दुख। तो बेंथम ने कहा कि भाई सुख और दुख को मापा जा सकता है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने आनंद मापक पद्धति बनाई। आनंद मापक पद्धति, ठीक है, क्या बनाई? आनंद मापक पद्धति बनाई, जिसके अनुसार सुख और दुख का एहसास होता है। तो यहां पर 6 बातों पर ध्यान दिया गया। छह बातों पर ध्यान दिया जिससे दुख और सुख का पता लगता है। तो यहां पर कहा गया कि हमें सुख दुख को मापने के लिए 6 बातों पर ध्यान देना होगा। पहली तो है तीव्रता। पहली क्या है? तीव्रता। दूसरी है निश्चितता। दूसरी क्या है? निश्चितता। तीसरी यहां पर बात करें तो तीसरी यहां पर बात बताई गई है निकटता और दूरी।
निकटता और दूरी, पास और दूरी। चौथे नंबर पॉइंट की बात करें तो है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। ठीक है। 5 नंबर यहां पर बात करें तो है विशुद्धता। विशुद्धता। और छठा है विस्तार। क्या है? विस्तार। तो यहां पर प्यारे विद्यार्थियों, सर मेड का अर्थ क्या होता है? मेड, मेड कहाँ लिखा है? मापक लिखा मैंने। ठीक है। 6 बातों पर ध्यान देना चाहिए। तीव्रता, निश्चितता, निकट दूरी, उत्पादकता, विशुद्धता और विस्तार। इन 6 बातों के अकॉर्डिंग हम किसी भी दुख और सुख को माप सकते हैं, कौन सा ज्यादा सुख है और कौन सा दुख है। इस प्रकार से बेंथम ने कहा कि देखो मैं आपको बता देता हूं कैसे मापा जाए। तो बेंथम कह रहा है कि सभी प्रकार के कार्यों को करने पर हमें जो सुख व दुख प्राप्त होता है, तब जितने सुख मिले उनमें से दुख जो मिले घटा दो, घटा दो। जो बचेगा वह वही वही माना जाएगा कि उक्त कार्य सुखदायक है या दुख। कहने का मतलब है कि मान लीजिए मुझे एक काम करना है, मुझे क्या करना है, मुझे स्टार को बढ़ाना है। ठीक है। स्टार बढ़ाने के दौरान मुझे कितने दुख मिले, जैसे मान लीजिए 1 2 3 दुख आए, यानी 3 समस्याएं हुई और स्टार बनने के बाद मुझे लोगों ने कहा वाह वाह बहुत बढ़िया गया, अच्छा गया, ऐसे किया। इस प्रकार से मुझे स्टार बनाने के बाद सुख कितने मिले? 4। तो 3 में से 3 है वो सुख है, और मतलब 4 तो सुख है और 3 क्या है? दुख है। तो 3 4 में से 3 घटा दिया तो 1 बचा। 1 क्या है? सुख है। तो इस प्रकार से किसी भी काम को करने से सुख मिले हैं और जिस उसी काम को करने से दुख मिले हैं, तो सुख में से दुख को घटा दो। अगर सुख बचता है तो मतलब फलाना कार्य है वह करने योग्य है, वह सुख प्राप्त देगा और वह उपयोगी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उपयोगी माना जाएगा। इसी को उपयोगितावाद कहा जाता है। तो बेंथम ने यही कहा, बेंथम ने इसीलिए कहा है कि राज्य को भी अपने कार्यों में इसको ध्यान देना चाहिए। राज्य को जब कानून बनाते हैं तो उसे ध्यान देना चाहिए कि मेरे काम से, मेरे कानून से कितने लोग सुखी हुए और कितने लोग दुखी हुए। अगर राज्य को, बेंथम कहता है राज्य को कि आपके कार्यों से ज्यादा लोग सुखी हैं और दुखी लोग बहुत कम है, ज्यादा लोग सुखी हो रहे हैं, इसका मतलब आपका कार्य सही है। तो बेंथम कह रहा है विधि निर्माण में उपयोगिता सिद्धांत को प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि आज के समय सरकार जो भी योजनाएं बना रही है, तो उस योजना से लोगों को फायदा होगा या नुकसान होगा, कैसे पता लगेगा? तो लोगों को बेंथम के अकॉर्डिंग कहा गया है कि सरकार को कोई भी काम को करने से पहले ये चीजें ध्यान रखनी है और इसके बाद ये देखना है कि अगर सरकार ने कोई कार्य किया है, पिछला वाला कार्य मान लीजिए, तो इससे 100 में से 90 लोग सुखी हुए हैं, 10 लोग दुखी है, तो इसका मतलब ये काम सही है, सफल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी देखा जाए तो बेंथम कह रहा है कि सरकार को
कानून बनाते समय उपयोगितावाद को फॉलो करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि मेरे इस काम से 100 में से अगर 90 लोग खुश होंगे, 90 लोगों का भला होगा, तो ये काम, ये कानून बनाना सही है, क्योंकि ये उपयोगितावाद के अकॉर्डिंग चलता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको उपयोगितावाद समझ में आया? उपयोगितावाद समझ में आया? उपयोगितावाद का मतलब है कि किसी भी काम को करने से ज्यादा लोग अगर सुखी हो रहे हैं, तो वो उपयोगितावाद के अकॉर्डिंग बढ़ता है। इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने अगर एग्जाम में बैंथम का क्वेश्चन आए तो दुख सुख के बारे में लिख कर आना है। यस, बिल्कुल। पहले थ्योरी समझानी है, फिर इसके बारे में पूरा, यानी ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आपके एग्जाम में बैंथम का अगर प्रश्न आता है तो उपयोगितावाद के ऊपर ही आएगा। तो इससे पहले हमने जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद, इसके राज्य के और अदर जो इम्पोर्टेंट विचार थे वो समझे थे। आज हम इस क्लास में जेरेमी बेंथम के जो बचे विचार हैं उसके साथ समापन की घोषणा करेंगे। यस, आज हम समझने वाले हैं बेंथम के व्यक्तिवाद संबंधी विचार, थ्योरी, और बेंथम के उपयोगितावाद में जीएस मिल के द्वारा जो किया गया संशोधन है अति उत्तम और इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, तो वो हम देखने वाले हैं। तो फटाफट से क्लास को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, बात करते हैं जेरेमी बेंथम। जैसे कि मैंने पार्ट 3 की बात करी, तो बेंथम की व्यक्तिवाद के संबंध में क्या विचार है। देखिए, पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई व्यक्तिवाद है क्या। तो देखो, व्यक्तिवाद का मीन्स होता है कि एक विद्वान, एक विचारक जो राज्य से ज्यादा व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंस देता है, राज्य से ज्यादा व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देता है, और हर एक चीज में वह व्यक्ति के लिए प्रायोरिटी की बात करता है कि राज्य भी क्यों आया, तो कि व्यक्ति के लिए। राज्य न्याय कानून क्यों बनाता था, कि व्यक्ति के लिए। इसके अलावा राज्य है वो व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा आजादी दे। तो कहने का मतलब एक विद्वान अपने थ्योरी में राज्य से ज्यादा व्यक्ति और व्यक्ति के हितों को महत्व देता है, तो वह विद्वान व्यक्तिवादी कहलाता है। उसके विचार इस प्रकार से आपके सामने आप देखते हैं जेरेमी बेंथम के। देखिए, बेंथम को व्यक्तिवादी कहने का कारण उसकी राज्य और समाज संबंधी जो धारणा है ना, उस आधार पर हम इसको व्यक्तिवाद कह सकते हैं। क्यों? देखिए, क्योंकि बेंथम के लिए व्यक्ति ही सत्य है। कहता ना, सत्यम शिवम सुंदरम, वैसे ही बेंथम ने यहाँ पर सबसे ज्यादा कहा है कि व्यक्ति और व्यक्ति का हित मतलब सब कुछ सेट है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, फेमस लाइन याद है ना, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा व्यक्ति अगर संतुष्ट है तो वह व्यवस्था, वह नियम, वह कानून सही है। तो इसका मतलब व्यक्ति को इंपोर्टेंस देता है। यहाँ पर ये व्यक्ति सत्य है और समाज उसकी दृष्टि से एक काल्पनिक निगाह है। व्यक्ति रियलिटी है, लेकिन समाज एक काल्पनिक संस्था के तौर पे जो व्यक्ति के लिए काम करने वाली व्यवस्था होती है। आगे देखें, जिसकी उसके घटक यानी नागरिकों के अस्तित्व के अतिरिक्त अपनी कोई निजी सत्ता नहीं। यानी समाज एक काल्पनिक व्यवस्था है और जिसका सिर्फ एक ही महत्व है कि वह व्यक्ति के अस्तित्व को बरकरार रखे, व्यक्ति के लिए वो बरकरार हो, बाकी उसका कोई मतलब नहीं। यानी यहाँ पर व्यक्ति के लिए राज्य को कुर्बान कर रहा है बेंथम। आगे देखें, राज्य का अस्तित्व, नोट कर लीजिएगा, राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। यह ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, ये क्लास आज ही रिकॉर्डेड है ना, आपको मिल रही है ये क्लास, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी लाइव देख रहे हैं उन सभी को मेरा हृदय की गहराइयों से नमस्कार, वेलकम। आगे देखते हैं, राज्य का अस्तित्व यानी राज्य क्यों है, तो कि भाई व्यक्ति के लिए। राज्य इसलिए है ताकि व्यक्ति है, और व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। देखो, यहां पर इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है? व्यक्ति को। देखो, राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। मतलब कहने का मतलब, मैं यहां पर हूं क्योंकि मेरे होने से राज्य है, राज्य के होने से मैं नहीं हुई। कहने की उदाहरण है, जैसे कि बेंथम कह रहा है कि सब कुछ व्यवस्था है उसमें व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दिया गया है। आगे देखें, तो व्यक्तिवादियों के समान ही बेंथम राज्य को एक छोटी अनिवार्य बुराई मानता है कि भाई व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। तो फिर कैसे होगा? तो कि भाई राज्य अगर होगा तो व्यक्ति अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन क्या है कि अगर राज्य को ज्यादा अधिकार देते ना, तो व्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता को हड़प लेता है। राज्य भलाई के लिए ऐसे ऐसे कानून बना लेता है जहां व्यक्ति के अपनी इच्छा, कार्य और नीति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए राज्य हो लेकिन वो बुराई होती है, व्यक्ति के काम में कहीं ना कहीं टांग अड़ा देती है। बेंथम कहता है कि व्यक्तिवादियों के समान ही बेंथम भी कहता है कि राज्य एक छोटी अनिवार्य बुराई है। और वैसे ये जरूरी है क्योंकि व्यक्ति अपना कल्याण, समृद्धि चाहता है,
तो इसके लिए साधन के तौर पे राज्य को लाया गया है। राज्य बुराई है बट चलेगा व्यक्ति के कल्याण के लिए। आगे देखिए, जिस प्रकार अधिक औषधियां, जिस प्रकार ज्यादा मेडिकल चीजें, ज्यादा दवाइयां वगैरह हैं वो व्यक्ति के स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है, बिल्कुल उसी प्रकार एक अधिक विधियां, अधिक कानून नियम वो होते हैं तो उससे क्या होगा, समाज का विकास रुक जाएगा। जिस प्रकार ज्यादा औषधियों से स्वास्थ्य प्रभावित होता है, उसी प्रकार ज्यादा नियम कायदे कानून राज्य के होने से व्यक्ति का विकास है वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। समझ में आया? इस तरह से बेंथम के अनुसार राज्य का कर्तव्य, ड्यूटीज और इस बात में इसकी उपयोगिता भी है। यानी फाइनली कंक्लूजन क्या कह रहा है कि राज्य का कर्तव्य और उपयोगिता इस बात में है कि, अब किस बात में है, इस बात में है कि वह उन्नति करने के लिए व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करे। व्यक्ति का एक कर्तव्य और व्यक्ति के कर्तव्य के साथ, मतलब यहाँ पर क्या है कि राज्य का एक कर्तव्य है और कर्तव्य के साथ राज्य की उपयोगिता ये है कि वह व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दे, आजादी दे, स्वतंत्रता दे, ताकि व्यक्ति अपना कल्याण कर सके। इस प्रकार से यस प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने व्यक्तिवाद के बारे में बता दिया। अब इसका जो लास्ट पॉइंट जो है जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद, जिसमें इसके शिष्य जीएस मिल ने जो संशोधन किया है वो आपको समझा देता हूँ। और ध्यान रखिएगा, जो भी क्लास देख रहे हैं ना, क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए है। और अगर आप ही क्लास को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है? क्योंकि परिवार के मेंबर परिवार को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपके परिवार का एक बड़ा मेंबर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी साथ में रहें, हम साथ साथ उन्नति करें। तो देखिए, मिल द्वारा उपयोगितावाद में संशोधन। ध्यान रखिएगा, मिल द्वारा, मिल मतलब जेएस मिल। अब समझेंगे इसका मतलब क्या है। यानी जॉन स्टुअर्ट मिल पूरा नाम है। और ये जो भाई साहब है ना, ये बेंथम के ही शिष्य हैं। लेकिन इन्होंने, क्योंकि समय बदलता है तो गुरु के विचारों में भी परिवर्तन सेले ने स्वीकार किया। सेले ने कहा कि भाई गुरु जी ने थोड़ा कुछ बातें एक्स्ट्रा बता दी जो ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या है देखते हैं। तो देखिए, अब जैसे बात करते हुए मैंने आपको बताया कि बेंथम का ही शिष्य है जीएस मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल है, उसने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो उसने कहा कि भाई एक जगह पर मेरे शिष्य, मेरे गुरु ने भी उपयोगितावाद में कुछ चीजें हैं उस पर थोड़ा सा अस्पष्ट विचार दिया है। तो मैं ये कहता है कि मैं वह पीटर हूँ जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता। यानी जेएस मिल कह रहा है कि उपयोगितावाद के संबंध में हमारे गुरु जैसे बेंथम ने विचार दिए ना, तो उसको मैं कुछ विचारों से संतुष्ट नहीं हूँ। तो इसलिए कहता है कि मैं एक वह पीटर हूँ, जैसे वो ईसा मसीह की जो बात होती है ना कि पीटर उनका शिष्य होता है, वैसे कि मैं वो शिष्य हूँ, मैं वो पीटर हूँ जो अपने ही स्वामी को स्वीकार नहीं करता हूँ। अब इसके पीछे कुछ रीजन तो होगा भाई ऐसा क्यों किया। तो देखिए, मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को एक दर्शन, एक विश्वास, एक धर्म के रूप में ग्रहण किया है और इस विचार को प्रसार करना उसने अपना जीवन का लक्ष्य बनाया। यानी बेंथम के विचारों को बिल्कुल मिल ने भी अपनाया, मिल ने इसको स्वीकार किया, मिल ने इसको आगे बढ़ाया, अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। लेकिन यहाँ पर कहा जाए तो उसने कुछ परिवर्तन किए। तो कहाँ पर जेएस मिल ने बेंथम के दिए गए उपयोगिता विचार में संशोधन किया, वो आपके सामने टू द पॉइंट में बात करता हूं। पहला, विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद भी स्वीकार करना। विभिन्न गुणों में, यानी जो जीएस मिल ने बताया था ना उसी पर हम बात करते हैं कि भाई विभिन्न गुणों के अंदर, लेकिन विभिन्न सुख पहले लेंगे हम। तो विभिन्न सुखों में, सुख अलग अलग होते हैं, तो विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार करना।
देखिए अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एक बच्चा है, एक बच्चा खेल खेलता है। क्या खेलता है? खेल खेलता है। एक बच्चा खेल खेलने से उसे जो सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार एक कवि को कविता लिखने या सुनने में जो सुख प्राप्त होता है, बेंथम ने दोनों को एक ही माना। बेंथम ने क्या किया? दोनों को एक ही माना। यानी जिस प्रकार बच्चे का खेलना बच्चे को सुख प्राप्त देता है, आनंद, उसी प्रकार कवि को कविता लिखना या उसको सुनना या इसको सुनने का जो सुख है, दोनों को एक ही माना। लेकिन जीएस मिलने का भी एक कैसे होगा? अरे भाई, बच्चे का खेल और आप कवि के कविता को पढ़ने का आनंद, दोनों के आनंद को एक जैसा थोड़ी ना मान सकते, नहीं मान सकते ना। लेकिन बेंथम ने तो क्या कहा था? एक ही कहा था। बेंथम ने कहा कि केवल खेलों में मात्रात्मक भेद होता है। मतलब बेंथम ने क्या कहा कि भाई सुखों के अंतर्गत सुखों में कौन सा भेद होता है? मात्रा वाला भेद ही होता है, ठीक है ना। गुणात्मक कोई भेद नहीं होता, गुणात्मक भेद नहीं होता। लेकिन अब आप ही देख लीजिए ना, समझ लीजिए कि भाई बच्चे के खेल और कवि की कविता पढ़ने में कुछ तो फर्क होता ही है। बिल्कुल होता है, अरे बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। देखिए, बच्चे के सुख प्राप्त और कवि के सुख प्राप्त में भेद ये है कि कवि का जो सुख है ना, वो उच्च श्रेणी का है। कवि का सुख है वो उच्च श्रेणी या स्तर का है, और इसके मुकाबले बच्चे का खेलना है वो निम्न सुख माना जाएगा, निम्न सुख माना जाएगा। तो ये भेद, यानी विभिन्न सुखों के अंतर्गत जीएस मिल ने गुणात्मक भेद किया है। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? यस। क्लास को आज लाइक और शेयर कर लीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये प्रीमियर है, क्लास मैंने रिकॉर्डेड कर दी, बट आप तो लाइव देख रहे हैं ना, तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को जितना ज्यादा सपोर्टेड हैं शेयर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पॉइंट 2 पर। पॉइंट 2 में अंतर आपको सामने स्पष्ट कर दो, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पर बता देते हैं। देखो, एक चीज और कही है। क्या कहा है? एक सुअर जो होता है, एक सुअर, पिग आप जानते हैं, तो एक सुअर है ना, एक सुअर संतुष्ट होना उससे भी ज्यादा मानव का असंतुष्ट होना श्रेयकर है। उत्तम है। इस चीज को समझिए। देखो, ये गहराई वाला है। कह रहा है सुअर जो दिमाग का पैदल होता है, जिसमें समझ तो होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है। तो भाई सुअर को क्या चाहिए? बस कोई नॉलेज, कोई ज्ञान, कोई अभिलाषा, कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है। तो सुअर कुछ भी थोड़ा मिल जाए वो संतुष्ट हो जाएगा। तो जहां पर शायद जीएस बेंथम की बात यहाँ पर कही गई है कि उनके विचार ऐसे, जैसे मान लीजिए एक सुअर है वो संतुष्ट हो गया, लेकिन जीएस मिल कह रहा है कि एक सुअर संतुष्ट है, उसके बजाय एक मानव अपने ज्ञान के प्रति असंतोषजनक है, यानी उसकी इच्छा आपूर्ति पूरी नहीं हुई है, तो फिर भी ये उत्तम है। एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक मानव के असंतुष्ट होना बेहतर है, क्योंकि मानव ज्ञान के लिए लालायित है और वो कुछ परिवर्तन चाहता है। तो इसलिए इन दोनों में अंतर को समझ लिए होंगे आप। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट आपके सामने, मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्ति का सुख। देखिए, जीएस मिल क्या कहता है? व्यक्ति सब कुछ जीवन यापन में जो भी करता है अपने खुद के लिए करता है, अपने सुख के लिए करता है। यानी व्यक्ति एक कदम यानी जहां पर भी, बेंथम के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जहां पर भी व्यक्ति कदम भी उठाता है या जो भी करता है, व्यक्ति सिर्फ अपने सुख के लिए। यानी व्यक्ति क्यों ऐसा काम करता है? क्योंकि उसको सुख चाहिए। तो व्यक्ति के हर कार्यों में उसके उपयोग और सुख की कामना की वजह से व्यक्ति कार्य करता है। लेकिन जीएस मिल ने कहा
कि मानव जीवन का लक्ष्य खुद का सुख नहीं होता है, अन्य व्यक्तियों का सुख भी होता है। जैसे हम ही हैं, तो हम अपने सुख के अलावा अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अपने मान लीजिए गार्जियन है, बच्चे हैं, अपने मित्र हैं, तो उसके भी तो भले की कामना करते हैं ना। किसी भी कहता नहीं बस मेरा हो जाए सब बढ़िया है, नहीं ऐसा नहीं है ना। आज के जमाने में कुछ नैतिकता है, कुछ सहयोगिता व्यवहार होता है, कुछ लोक हितकारिता व्यवहार होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो हम क्या कहते हैं कि भगवान हमारा भी भला करना, साथ साथ सबका भी भला करना। तो इसका मतलब बैंतम के विचारों में परिवर्तित करते हुए कहा है कि व्यक्ति सिर्फ अपना ही सुख नहीं चाहता, वह समय समय पर अन्य व्यक्तियों के सुख की भी अपेक्षा करता है। जबकि बैंतम ने सिर्फ इसके बारे में कहा था। तो ये परिवर्तन आपके सामने समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना। सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना। देखिए बेंथम ने क्या कहा कि व्यक्ति को सुख चाहिए, तो जीएस मिल ने भी कहा, लेकिन बेंथम ने व्यक्ति की बाहरी सुख की कामना की है कि व्यक्ति को सुख कैसे मिलता है, तो कि बाहरी भौतिक सुख सुविधाओं से व्यक्ति को सुख मिलता है। अरे कुछ सुख अपने अंदर से भी तो आता है ना। अपने अंदर से भी ऐसा आता है कि यार मुझे पास सब कुछ है लेकिन मुझे शांति नहीं है। अरे भाई शांति कहाँ से लाऊं? तो यही अशांति अंदर से मिलती है। बेंथम ने तो कहा भाई सुख बाहरी चीजों से मिलता है, हर वो बाहरी चीज जो व्यक्ति को सुख प्राप्त देती है। लेकिन जीएस मिल ने कहा सुख खोजना व्यक्ति के आंतरिक से भी होता है, अंतर आत्मा को भी झकझोर दिया जाता है। देखो बताऊं जैसे, तो बेंथम ने कहा कि भाई प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, लौकिक, नैतिक ये सुख के स्रोत है। लेकिन मिल ने कहा कि कर्तव्य भावना, यानी अगर आप अपने माता पिता के प्रति सेवा करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, आपको अंदर से अच्छा फील होता है कि नहीं होता है? यार आज मेरे दिल में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने एक की हेल्प की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो सुख का मतलब ये नहीं है कि भौतिक सुख सुविधाएं जैसे क्रिकेट, बैल, गेंद, मोबाइल, खाना पीना या किसी के साथ सहवास वगैरह, ये सुख। अरे सुख अपने अंदर से भी आता है। आपने मान लीजिए भगवान मंदिर में गए और मंदिर में आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के जो लंबी सांस लेते हैं, वो कितना बढ़िया सुख होता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया होता है। तो कहने का मतलब सुख बाहरी तत्व नहीं होते, सुख अपने अंदर आंतरिक तत्व भी होते हैं। तो जीएस मिल ने कहा, चेंज किया कि सुख का आंतरिक स्रोत भी होता है, व्यक्ति के अंदर की भावनाएं, कुछ अच्छाइयां करने से मुझे सुख प्राप्त होता है। ओके, इस प्रकार से आगे नेक्स्ट थर्ड नंबर, अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम हित का अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन। देखिए अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित में व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। आप देखा जाए, बेंथम ने कहा कि भाई अधिकतम व्यक्ति का मतलब है जैसे 100 लोग हैं, 100 में से 90 लोग अगर खुश हैं, 90 लोग क्या हैं? खुश हैं, ठीक है ना। 90 लोग क्या हैं? खुश हैं, तो कि भाई वो बस चीज बढ़िया है। अरे भाई 10 लोगों को तो आपने बलि पे चढ़ा दिया। 100 लोगों में से 90 लोग खुश हो गए, मतलब 10 लोगों के खिलाफ, 10 लोगों के लिए आपने कोई काम किया ही नहीं है, तो उनके लिए तो नरक हो गया ना। तो कैसे ये सबसे बढ़िया व्यवस्था होगी? तो बेंथम कहता है नैतिकता भी होनी चाहिए। अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम हित सही है, लेकिन हमें नैतिकता के सूलों पर चलना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हमारे सुख की वजह से किसी का दुख, कोई संकट में तो नहीं है। इस प्रकार से अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम हित शेखर नहीं होता है। ये तो वो हो गया ना, जैसे बहुसंख्यक में अल्पसंख्यकों का गले घोट देना। एक ऐसी सरकार, ऐसी व्यवस्था ऐसा नियम बना दिया जहां पर, जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण ले लो कि भाई एक जगह पर एक जाति के लोग ज्यादा हैं, 90 लोग हैं, 10 लोग दूसरी जाति के, तो आपने एक योजना लाई जिससे 90 लोगों को तो फायदा हो गया लेकिन 10 लोगों को नुकसान हो गया, तो वो योजना सही नहीं कहलाती। एक योजना जो लोकहितकारी होती है उसमें सबका भला होता है, सबकी उन्नति की जाती है। तो इसलिए अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित हमेशा सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, उसमें नैतिकता का भी समावेश होना चाहिए। समझ में आया? 5वां पॉइंट आपके सामने, स्वतंत्रता साधन नहीं वरन साध्य है। स्वतंत्रता साधन नहीं वरन
साध्य है। जीएस मिल ने ना स्वतंत्रता को साधन माना कि व्यक्ति को अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए और स्वतंत्र सुख प्राप्त के लिए, एक व्यक्ति को अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता क्या है, एक साधन की तरह है। जब उसे वो मिलेगी तो स्वतंत्रता के द्वारा अपना जीवन उज्जवल कर सकता है, सुख प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, ये एक साध्य है। जीएस मिल ने कहा है स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए एक उद्देश्य की तरह होती है, क्योंकि स्वतंत्रता उसके उद्देश्य को पूरा करती है। उसके काम, उसके नाम, उसकी समृद्धि, उसके सुख, इस सब के लिए ये साधन नहीं, एक उद्देश्य है। क्योंकि स्वतंत्रता अगर इसके जीवन में ना आए तब उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। तो जीएस मिल ने कहा स्वतंत्रता साधन नहीं वरन साध्य है, यानी जो उद्देश्य की तरह होती है। तो स्वतंत्रता एक व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जिसके दम पर वह अपने लिए सुख की कामना कर सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से 5 पॉइंट थे, आपको समझ में आ गए होंगे। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको समझाए। अब बात करते, अगर आलोचना आ जाए बेंथम के सुखवाद की आलोचना या उपयोगितावाद की आलोचना अगर पूछा जाए, जो मुझे लग रहा है शायद आ सकता है, तो शॉर्ट में इसके मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ, क्योंकि वैसे वो समझने वाले पॉइंट ही है। तो देखिए, पहला है उपयोगितावाद सुख के सिद्धांत पर आधारित है। उपयोगितावाद सुख के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन हर जगह सुख और दुख को नहीं देखा जाता है। तो ये उपयोगितावाद सुख पर आधारित होना कहीं ना कहीं ये हमें सही नहीं लगता है, क्योंकि हमें अधिक कहने का मतलब है कि भाई 100 में से 90 लोग खुश हो गए, 10 लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो भी वो शासन, वो नीति, वो कानून बढ़िया है, ये गलत है। ये उपयोगितावाद नहीं कहलाएगा, क्योंकि वह चीज बढ़िया है जहाँ 100 में से 100 लोगों के लिए सही काम किया जा सके। इस प्रकार से तो देखो, सुखवाद तो ये हो गया ना कि बहुसंख्यक में अल्पसंख्यक को गले घोट देने वाली बात हो गई। तो इसलिए ये सुखवाद पर आधारित है, इसलिए इसके सुखवाद के तत्वों में कुछ चीजें कमी के रूप में हमारे सामने आती है। नेक्स्ट है राज्य और समाज में अंतर है। बेंथम ने, है ना, बेंथम ने राज्य और समाज में अंतर नहीं किया। उसने समाज को राज्य माना और राज्य को समाज माना है। जबकि पता होगा कि व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है और समाज से मिलकर राज्य बनता है, लेकिन बेंथम ने यहाँ पर अपने सुखवादी उपयोगितावादी सिद्धांत में समाज को राज्य, राज्य को समाज कह दिया। तो ये इसके विचारों में सबसे बड़ी कमियां निकल के आती है। तीसरा बात करें कि राज्य का कार्य अधिकतम हित व्यक्तियों का, लेकिन ये सही नहीं है। बेंथम के विचार में पूरी तरह सही नहीं है कि राज्य का ये कार्य नहीं कि वह अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की काम न करे। अरे राज्य का तो कार्य है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाए जहां सभी का कल्याण हो। लेकिन बेंथम ने कहा कि राज्य को वही कानून बनाने चाहिए, काम करना चाहिए जहां अधिकतम लोगों का हित हो। यानी 100 में से 90 लोगों को अगर फायदा हो रहा है तो वो कानून बना दो, तो 10 लोगों का तो नुकसान हो जाएगा ना। तो राज्य का काम अधिकतम लोगों का हित न होकर सर्वहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्वहित, सभी लोगों का हित होना चाहिए। इसलिए ऐसे कानून बनाए जाए लोकहित में जो सबके कल्याण के लिए काम करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, राज्य स्वयं अपना लक्ष्य नहीं वरन साधन है। सही बात है, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। बाकी बात यहाँ पे मैं बताऊं तो नोट कर लीजिएगा, राज्य के शासन सिद्धांत अधिक इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन समयानुकूल परिवर्तित विचारधारा। समय के साथ विचारधारा में परिवर्तन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ बेंथम के, इसलिए इसकी कमी है। क्योंकि बेंथम का सुखवाद है वो निम्न कोटि का सुखवाद है, या हम कहें बेंथम का जो उपयोगितावाद वो निम्न कोटि का है। इसलिए जीएस मिल ने उसमें संशोधन करके उसको विशुद्ध बना दिया। बेंथम ने समय के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन नहीं किया। यही चीज इसके विचारों में कमी है, क्योंकि समय बदलता है तो विचारों में परिवर्तन होता है। तो ये चीज यहाँ पर नहीं, क्योंकि जैसे आलोचना बनती है। 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि उपयोगितावाद एक यथार्थवादी दर्शन है, बिल्कुल, लेकिन इसमें कुछ कमियां ये हैं कि उपयोगितावाद में सर्वहित कल्याण की बात न कर सिर्फ अधिकतम हित बात कही है, तो ये आलोचना बन जाती है। और राज्य में अपना एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक साधन मात्र है। राज्य को यहाँ पर उपयोगिता के आधार पर देखा जाए तो सर्वहित का साधन माना जाना चाहिए था, सिर्फ व्यक्ति हित का नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से जीएस मिल
अपने जॉन स्टुअर्ट मिल का टॉपिक आगे हम शुरू करने वाले हैं, उससे पहले आज अपने जेरेमी बेंथम के टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपके कुछ डाउट या कुछ कंफ्यूजन है या कुछ इश्यूज हैं तो मुझे बता दीजिएगा। हम आगे वाली क्लास में आपके लिए जल्द लेके आएंगे इम्पोर्टेंट क्लास। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप उस क्लास को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस बनती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बनती जाएगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। देखो वैसे ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट लिखवा है ना, ये इसकी आलोचना भी बनते हैं और ये उपयोगितावाद के सिद्धांत भी है। नोट नोट नोट, ये पॉइंट जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत भी कहलाते हैं और यही पॉइंट उपयोगितावाद में इसकी आलोचना भी बनते हैं। अगर प्रश्न आया जाए कि जो उपयोगितावाद के सिद्धांत बताइए जेरेमी बेंथम के, तो ये सिद्धांत है, उसकी आलोचना में भी ये आएगा। एक आलोचना आप नोट कर सकते हैं कि उपयोगितावाद मूल रूप से भौतिकता पर आधारित है। किस पर आधारित है? भौतिकता पर। जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति और व्यक्ति से जुड़े विचारों को राज्य से ज्यादा महत्व दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिवाद के विकास में जॉन स्टुअर्ट मिल का योगदान है। व्यक्तिवाद के विकास में मिल का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, एक तो ये आप नोट करें। हेलो ऋषभ, आगे बात करते हैं। यस पिंटा जी नमस्ते। तो देखिए अब यहाँ पर आपको बात करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जॉन स्टुअर्ट, अगर मैं मिल की बात करूं आपको, तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवादी दर्शन को ज्यादा जो महत्व दिया है, इसमें हम जॉन स्टुअर्ट मिल को याद रखते हैं और मिल को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसी के साथ अब यहाँ पर व्यक्तिवाद के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के दरमियान जॉन स्टुअर्ट मिल का जो सिद्धांत आता है, वह सिद्धांत है सबसे इंपॉर्टेंट जॉन स्टुअर्ट मिल का, वो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, हेलो दिनेश नमस्ते जी। बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल की जो एक बुक है, फेमस बुक, उस फेमस बुक को मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ, ताकि फिर इसके आगे आपको मैं बताऊं। तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी पुस्तक है, उसका नाम ऑन लिबर्टी। क्या नाम है? ऑन लिबर्टी। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है जॉन स्टुअर्ट मिल की, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करें तो ऑन लिबर्टी के अंतर्गत उन्होंने व्यक्ति स्वतंत्रता के दो पहलुओं पर जोर दिया है। देखो, अगर कोई विद्वान व्यक्तिवादी है, इसका मतलब वो व्यक्ति के हित और व्यक्ति के लिए बात ज्यादा करेगा, अपने विचारों में राज्य से ज्यादा व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देगा। तो ऑन लिबर्टी के अंतर्गत जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत की, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ही अधिक महत्व दिया है। और इस प्रकार से ऑन लिबर्टी जो इसकी पुस्तक है, इस पुस्तक में व्यक्ति स्वतंत्रता के दो पहलुओं पर जोर दिया है या बल दिया है। हेलो टीना, तो यहाँ पर बात करते हैं तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को दो रूप में उल्लेख किया है। पहला है विचार स्वतंत्रता। क्या है? विचार स्वतंत्रता। दूसरा याद रखिएगा आप, कार्य स्वतंत्रता। कार्य स्वतंत्रता। इस प्रकार से जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत दो पहलुओं को सबसे ज्यादा बल दिया है, वो है विचार स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्रता। और यही मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको समझाऊंगा, ताकि आपको और अच्छे से इनके बारे में जानने को मिले। तो देखिए, ये इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा समझाया था, अब इसको थोड़ा इरेज करके हम इन विचारों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो नोट कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्रता के ऊपर कहा गया ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विचार स्वतंत्रता।
यानी जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है एक व्यक्ति को विचारों की पूरी आजादी होनी चाहिए, एक व्यक्ति को विचारों की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहते हैं ना विचार अभिव्यक्त की स्वतंत्रता। तो वैसे ही जॉन स्टुअर्ट मिल कह रहा है कि व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी आजादी होनी चाहिए। उसे क्या खाना है, पीना है, पहनना है, उसे क्या भाव, इमोशंस है, वो उसे पूरी तरह से अभिव्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मिल विचार स्वतंत्रता का कट्टर समर्थक है। कट्टर समर्थक हैं, ठीक है। एक चीज तो यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, कभी कभार ये होता है। कट्टर समर्थक, हाँ ठीक है। कट्टर का मतलब पूरी तरह उस पर जोर देने वाला, पूरी तरह उस पर जोर देने वाला कि भाई व्यक्ति को उसकी आजादी पूरी दी जानी चाहिए। अब यहाँ पर बात करें तो विचारों की स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि विचारों में किसी भी प्रकार का गतिरोध या विरोध न हो। प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विचार व अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी। देखिए, अब बात करें भारत आजाद हुआ, आजादी से पहले की बात करें तो भारत के लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी। तो व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता था। व्यक्ति को पूरी तरह से मतलब कहते हैं ना एक दबई हुई व्यवस्था में रखा गया था। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ तो भारत के व्यक्तियों को संविधान के तहत विचार अभिव्यक्त की आजादी मिली। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है, यह हक है कि वह अपने विचार और अपने भावों को अभिव्यक्त करे, उसको पूरी आजादी दी जानी चाहिए। सर रिप्लाई यस, व्हाट द डाउट, बताइए। सर आप कोचिंग का करवाते हो? कोचिंग फिलहाल के लिए यही नियर बाय डिस्ट्रिक्ट जालोर की बात कर रहे हैं ना, तो यहीं पर। चलो आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और कहा जाए कि राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार के विचार या भावनाग्नि पर कोई बंदी लगाने से व्यक्ति को ज्यादा अधिकार स्वतंत्रता दी जाए, राज्य को टांग अड़ाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का, राज्य द्वारा किसी भी प्रकार, क्योंकि ये देखो कानून बनने का काम राज्य होता है, लेकिन राज्य ऐसा कोई भी कानून न बनाए जिससे व्यक्ति की आजादी छीन जाए। तो राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की विचार या भावाभिव्यक्ति, विचार या भावाभिव्यक्ति देखो राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार के व्यक्ति के विचार और उसके भाव के द्वारा जो भी विचार होते हैं उसकी अभिव्यक्ति को के ऊपर कोई बंधन नहीं लगाना चाहिए, भावाव्यक्ति पर कोई बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए, कोई बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए। यही विचार अभिव्यक्ति कहलाती है। सर रिप्लाई सर आप किस जगह से कोचिंग करवाते हैं? डियर मैं आहोर जालोर डिस्ट्रिक्ट आहोर ब्लॉक से हूं, तो वहीं पर कोचिंग रहती है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको जो समझाने वाला हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी प्रकार का देखो बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार से व्यक्ति के विचारों का दमन नहीं करना।
तो ये बात तो आपके क्लियर होगी। विचार स्वतंत्रता का मतलब है एक व्यक्ति को विचारों की पूरी आजादी, उसको उतनी आजादी दी जाए कि राज्य के द्वारा बनाए कानून भी व्यक्ति की आजादी पर या स्वतंत्रता पर अंकुश न लगाए। तो ये होती है व्यक्तिगत आजादी। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक और समझाएं तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिल ने कहा है कि व्यक्ति को आजादी रहने का पूर्ण अधिकार है और किसी भी प्रकार से राज्य के द्वारा व्यक्ति पर बंधन नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ पर एक जगह तो ये भी कहा गया है कि अगर मैं एक चीज और नोट करवाऊं, मिल सभी प्रकार के व्यक्तियों को विचार स्वतंत्रता की आजादी प्रदान करने के पक्ष में है। अब इसके पीछे एक तर्क सुनिएगा। सर नोट्स वाले ऐप का नाम क्या है? मनीष, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च कीजिए क्लासी सेट। स्पेस मत रखिएगा, पूरा पूरा नाम सर्च करना है, क्लासी सेट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? तो आगे देखिए, यहां पर बात करें तो मिल कहता है कि सभी व्यक्तियों को विचारों की आजादी दी जानी, स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मिल ने तो यहां तक भी कहा है कि अगर संघ की सोच वाले व्यक्ति है ना, उन्हें भी विचारों की आजादी दी जानी चाहिए। क्योंकि मिल कहता है कि एक समय सुकरात और ईसा मसीह को लोग संघ की और हम ये भी कह सकते हैं कि पागल समझते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को बताया कि एक समय मनुष्य किसी व्यक्ति को पागल और सनकी समझते थे और वही व्यक्ति आज इतिहास में नाम रोशन करते हैं। उसी आधार पर इतिहास को जाना जाता है। तो मिल कहता है कि सभी व्यक्तियों को आजादी की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, विचारों की आजादी की। उनके विचारों पर प्रतिबंध न लगना चाहिए, भले वो सनकी हो। सनकी व्यक्तियों जिनको आज विश्व के हर एक लोग पहचानते हैं, जैसे सुकरात की बात करें, ईसा मसीह की बात करें, तो इतिहास में ऐसे महानतम उदाहरण हुए हैं जो एक समय सनकी हुआ करते थे, लेकिन वही इतिहास के नामचीन पॉपुलर व्यक्ति जाने जाते हैं। तो ये चीज तो आप समझ जाइएगा, ठीक है? टीना कहती है रिप्लाई रिप्लाई, बट टीना का क्या डाउट है वो नहीं पता है। आगे बात करते हैं। तो ये पॉइंट वाला समझ आएगा, मैंने उदाहरण भी दिया जिससे आपको समझ में आए। देखो मिल ऐसा क्यों कहता है कि भाई सभी व्यक्ति को विचारों की आजादी दी जानी चाहिए? क्योंकि वो कह रहा है कि एक व्यक्ति में 90% मान लीजिए झूठ है, लेकिन 10% भी अगर सही है तो उसे 10% सही होने की वजह से उसे अपने विचार बोलने की आजादी दी जानी चाहिए। तो ये सब थ्योरी है, वो मार्क्स ने अपने मिल ने अपने विचारों में व्यक्ति की विचारों की आजादी के बारे में बात कही है, ठीक है? यस क्लासी सेट ऐप है, बिल्कुल। तो इस चीज को आप नोट करें तो मार्क्स ये भी कहता है कि भाई 10 सनकी लोग हैं एक जगह पे, तो 10 सनकी में से 9 लोग भले बुद्धि निबुर्द हो, लेकिन एक व्यक्ति भी अगर समझदार हो जाए तो इतिहास उस एक व्यक्ति के नाम पे रोशन हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को हर राज्य में पूरी पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि 100 असत्य में एक अगर सत्य की आवाज दबा दी जाए तो नुकसान हो सकता है। इसलिए सत्य को बढ़ावा दिया। एक व्यक्ति की बातों में लगभग झूठ है, लेकिन थोड़ा सा भी बात सही है तो उसे विचारों की आजादी दी जानी चाहिए। ये सभी चीजें है ना। सन थॉमस एक्विनास की बुक के नाम बताइए। आपको नहीं बताए थे क्या? ओके टीना, तो मैं ये विचार पूरा करने के जस्ट बाद आप मुझे याद करवा दीजिएगा, मतलब याद दिला दीजिएगा, मैं थॉमस एक्विनास की बुक आपको बता दूंगा, ठीक है? ओके, चलो आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ही जबरदस्त समर्थन दिया है और इसी के आधार पर इंग्लैंड में संसदात्मक पद्धति और विचार विमर्श को मान्यता मिली है। नोट कर लीजिएगा।
इसके अंतर्गत आप नोट करें, ब्रिटेन में ओके। तो मिल के व्यक्ति की स्वतंत्रता के दो पहलुओं में पहला पहलू बता दिया विचार स्वतंत्रता, शॉर्ट एंड ब्रीफ में समझाए। इसी प्रकार से बात करते दूसरा कार्य स्वतंत्रता। अब कार्य स्वतंत्रता को समझ लीजिए, यानी मिल कहता है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य करने की पूरी आजादी होनी चाहिए, कार्य स्वतंत्रता। अब इस चीज को समझिए, यहां पर देखिए, मिल के द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ ही उसने कार्य स्वतंत्रता को भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में प्रकट किया है। तो कार्य स्वतंत्रता में व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकट होता है। कार्य स्वतंत्रता में व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकट होता है। देखिए, एक व्यक्ति को जब आप मौका नहीं देंगे तो वो अपना टैलेंट कैसे बताएगा। तो मिल कहता है कि व्यक्ति को उसके कार्य करने की पूरी आजादी दी जानी, सभी तो उसका टैलेंट निकलेगा, तभी वो अपने कौशल के द्वारा अपना स्तर, अपनी प्रस्तुति, अपना वजूद स्थापित कर पाएगा। क्योंकि अगर बात करते हैं, अगर मैं कुछ उदाहरण के रूप में बताऊं, तो भारत में पहले वर्गीय व्यवस्था थी। जैसे एक व्यक्ति की एक वर्ग जाति से उत्पन्न हुआ तो उसे वही काम करना पड़ता था। तो उस प्रकार से मान लीजिए, एक उदाहरण के रूप में बता दूं, अगर मैं थोड़ा ओल्ड टाइम के पीछे चला जाऊं, वैदिक काल की ओर, तो मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसी उदाहरण के रूप में, क्योंकि अगर उस उदाहरण को समझाना है तो उदाहरण तो देना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, वो मान लीजिए ब्राह्मण वंश जाति से उत्पन्न है, और उस समय क्या माना जाता था कि जो ब्राह्मण वंश संतति से उत्पन्न है तो उन्हें विद्या अर्जन करवाना होता था। एक ब्राह्मण वंश परिवार से जन्मा व्यक्ति को विद्या अर्जन या पुरोहित का कार्य करना होता था, यही मोस्ट ऑफ होता था। लेकिन उस परिवार में एक व्यक्ति जन्मा है जिसे ज्ञान, पढ़ाई, अध्यापन में कोई रुचि नहीं है, उसे ताकत, बलशाली और सेना शक्ति का कार्य है। वो चाहता है कि मैं देश की सेवा करूं, लेकिन वो उसे योग्यता नहीं दी जा रही है, वो उसे काम करने की आजादी नहीं दी जा रही है। तो जब एक व्यक्ति को उसके कार्य के अकॉर्डिंग उसे आजादी नहीं दी जाएगी करने की, तो वह अपना विकास नहीं कर पाएगा, और इस प्रकार से वह अपने आप में ही बुझ कर रह जाएगा। आज के समय मान लीजिए कोई एक नई परिवार में पैदा हुआ है, तो क्या वो नई का काम करेगा? उसे वो काम आता ही नहीं है, वो एक्सपर्ट है, टैलेंटेड है, और वो तो आईएएस की तैयारी करने की सोच रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति को दबा दिया जाए तो वो व्यक्ति अपना व्यक्तित्व विकास नहीं कर पाएगा। तो कार्य स्वतंत्रता के द्वारा व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास कर पाता है। किसका विकास कर पाता है? व्यक्तित्व का। वंश अगर फर्स्ट ईयर की क्लास कब होगी? फर्स्ट ईयर की क्लास आज होगी ये डियर, अब तो कल तो नहीं, लेकिन मंडे से वापस शुरू होगी। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, ये उसकी आत्मोन्नति का मार्ग होता है, कार्य स्वतंत्रता। आत्मोन्नति का मार्ग होता है। जब मौका दिया जाता है तो साधारण सा व्यक्ति भी एकलव्य बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? अरे मौका मिलेगा तो बता देंगे। तो जब मौका यानी कार्य करने की आजादी। तो अब यहीं पर मैं आपको आगे बढ़ रहा हूं। तो मानव जीवन की सुख का एक मुख्य और तत्व और व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति का आवश्यक तत्व है कार्य स्वतंत्रता। तो हमारे कार्यों का प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है, ये ध्यान रखना।
तो इसलिए व्यक्ति को आजादी दी जानी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं तो नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर मिल कहता है कि व्यक्ति को उसके कार्य करने की पूरी आजादी दी जानी चाहिए, तभी व्यक्ति अपने योग्यताओं से, अपने टैलेंट के द्वारा अपना और समाज का हित कर सकता है। अब इन्हीं दरमियान मिल जो है वो मानव के कार्य को दो भागों में बांटता है। व्यक्ति के कार्य, व्यक्ति को कार्य करने की आजादी के बारे में कह रहा है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट कि मिल व्यक्तियों के कार्यों को दो भागों में बांटता है। दो भागों में, पहला स्व विषयक कार्य, स्व विषयक कार्य, दूसरा पर विषयक कार्य। अब देखिए, व्यक्ति अपने खुद के लिए जो कार्य करता है, अपनी इच्छा से जो कार्य करता है, उस कार्य को कहा जाएगा स्व-विषयक कार्य। जैसे एक उदाहरण के रूप में बताएं तो स्व-विषयक कार्य का संबंध व्यक्ति के खुद के जीवन से होता है। व्यक्तिगत जीवन से होता है। जैसे व्यक्ति की अपनी खुद की इच्छा, आजादी, पसंद, नापसंद, ये सब आता है। जैसे सोना, खाना, पीना, रहना, सोना, खाना, पीना या पहनना। व्यक्ति को क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, तो ये व्यक्ति की खुद की आजादी है। व्यक्ति को अपनी खुद के लिए जो वो चाहता है उसे कार्य करने की स्वतंत्रता देना। खुद के लिए करने वाले कार्य को कहेंगे स्व विषयक कार्य। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति को अपने स्व विषयक कार्य के लिए पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वह अपनी अपनी खुद की विकास को आगे बढ़ा सके। यहाँ तक तो मिल ये भी कहता है कि व्यक्ति को जुआ खेलने की भी आजादी दी जानी चाहिए। अगर व्यक्ति के अपनी इच्छा से, अपना काम करने से, यानी जुआ खेलने से अगर किसी समाज को नुकसान नहीं हो रहा है, समाज में कहीं पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो मिल कह रहा है कि व्यक्ति को अपनी पसंद के कार्य करने की आजादी दी जानी चाहिए। अगर वे कार्य से समाज पर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है तो व्यक्ति को अपनी खुद की पसंद के कार्य करने की आजादी दी जानी चाहिए, यानी स्व विषयक कार्य। और ये स्व विषयक कार्य का प्रभाव व्यक्ति के खुद के ऊपर पड़ता है, समाज के ऊपर नहीं। तो स्व विषयक कार्य वे कार्य हैं जिसका प्रभाव खुद उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, तो इसको कहते हैं स्व विषयक कार्य। समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं पर विषयक कार्य। वे कार्य जो व्यक्ति करता है लेकिन इसका प्रभाव समाज पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? समाज पर। तो नोट कर लीजिएगा कि वे कार्य जिसका प्रभाव, वे कार्य जिसे करने पर इसका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। ऐसे कार्य को क्या कहेंगे? पर विषयक कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे? पर विषय। ठीक है ना सर? अब कितने थिंकर बाकी है? ये लगभग आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये थिंकर कंप्लीट हो गए। अब सिर्फ अपने इंडियन थिंकर बाकी है, अपने जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। और ये तो ऑलरेडी आपने शायद कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। सबसे टफ वाले थे ना, जो मैं लगभग करवा रहा हूँ, आज फाइनल हो जाएगा। अब देखिए, पर विषय कार्य में व्यक्तियों को, पर विषय कार्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, ध्यान रखना।
और विषयक कार्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा कार्य करने से और उसका प्रभाव अगर समाज पे पड़ता है तो उस कार्य में लिमिटेशन होती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति कमाना चाहता है, इसके लिए वो गलत काम कर ले, जैसे ड्रग्स कर ले, चोरी वगैरह या मार-धाड़ ऐसा काम करता है। अब इससे समाज पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे कार्यों को करने की आजादी नहीं होनी चाहिए। पर विषय कार्य वे कार्य हैं जिसके करने से सीधा प्रभाव समाज पे पड़ता है। तो ऐसे कार्य करने के लिए व्यक्ति को सीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है ना? क्योंकि एक व्यक्ति इलीगल तरीके से कमा रहा है या मान लीजिए ड्रग्स बेच के वो अपना पेट भर रहा है, लेकिन ड्रग्स से समाज पर बुरा कुप्रभाव पड़ रहा है, तो व्यक्ति को ऐसे कार्य करने की आजादी नहीं दी जानी चाहिए। यानी मार्क्स के अपने मिल कहता है कि व्यक्ति को पर विषय कार्य करने की उस लिमिट तक आजादी दी जानी चाहिए जिस लिमिट तक उसका प्रभाव समाज के दूसरे व्यक्तियों पर ना पड़े, नेगेटिव प्रभाव, तब तक व्यक्ति को पर विषय कार्य की आजादी दी जानी चाहिए। और जब उसके कार्य से समाज के दूसरे व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़े तो व्यक्ति के पास जो पर विषय कार्य है उसको लिमिट कर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये चीजें अगर आपके क्लियर हो गई है, आपके दिमाग में समझ में आ गई है, तो मिल का ये विचार विविधता से मानवीय प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने का है। इसके जरिए व्यक्ति अपना विकास कर पाता है, ये इसके पीछे इसका उद्देश्य है। और मिल की व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज के रीति रिवाज से मुक्त, रूढ़िवादी दृष्टिकोण से मुक्त मानवीय विकास के रूप में बनाने को कहा है। यानी मिल ने ये कहा है कि व्यक्ति को अगर आजादी दी जाए तो व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये? ओके, तो अब यहां पर देखते हैं, इस प्रकार से क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि व्यक्ति का अनुचित प्रयोग अगर स्वतंत्रता का करता है तो व्यक्ति के बाधक होती है, तब उसको रोका जाना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति से उसकी स्वतंत्रता नहीं जीनी चाहिए, नहीं छीनी जानी चाहिए। तो ये सबसे जरूरी और जॉन स्टुअर्ट मिल का प्रमुख सिद्धांत था व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में, और ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट इंपोर्टेंट बताएं दूसरे विचार के रूप में, तो मिल की राज्य संबंधी धारणा समझिए। यानी मिल राज्य के बारे में क्या कहता है, मिल की राज्य संबंधी धारणा। क्या हुआ, कुछ इसमें क्या? यस अंजलि बताइए। चलो आगे बात करते हैं। तो मिल ने अपने दर्शन में समाज शब्द का प्रयोग राज्य के लिए किया, एक तो ये ध्यान रखना। ठीक है, मिल ने अपने दर्शन में जहां समाज का जिक्र किया है तो इसका मतलब वो राज्य के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? राज्य के बारे में कह रहा है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा।
कुछ नेटवर्क इश्यू हुआ होगा। अभी तो सही चल रहा है ना, कोई इश्यू तो नहीं है ना? मेरे हिसाब से लगभग सही चल रहा है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो राज्य संबंधी धारणा के संबंध में मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर कहा कि राज्य को स्वार्थ की अपेक्षा मानव इच्छा का परिणाम अधिक समझता है। बेंथम मिल कहता है कि जो राज्य है ना, राज्य का एक ही कार्य व्यक्ति का कल्याण करना, तो राज्य को स्वार्थ की अपेक्षा मानव इच्छा का परिणाम समझता है। मिल राज्य को स्वार्थ की अपेक्षा, यानी राज्य स्वार्थ के लिए नहीं, राज्य है वो मानव इच्छा का परिणाम अधिक है, ऐसा मानता है। ठीक है, ये इसके राज्य संबंधी जो थ्योरी है उसको आप समझिएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो राज्य के यांत्रिक सिद्धांत यदि वे मानव इच्छा को छोड़ दे तो मानवीय व्यक्ति की अवहेलना करते निश्चित रूप से अधूरे हैं। इसलिए राज्य के संबंध में सामान्य दो धारणाएं रही है। एक वर्ग जो राज्य तथा उसकी संस्था को स्वाभाविक विकास मानता है, दूसरी उसका अधिकार कर लेता है। लेकिन मिल बीच वाली विचारधारा अपनाता है। मिल कहता है कि राज्य, देखो एक वापिस इस चीज को समझाऊं तो देखिए, मिल के समय राज्य के संबंध में दो विचार प्रचलित थे। एक तो थे कि एक वर्ग तो राज्य तथा उसकी संस्थाओं को कहते हैं कि वो ऑटोमेटिक विकास हुआ है, राज्य का विकास स्वाभाविक रूप में हुआ है। जैसे मैं बात करूं रूस अपने अरस्तु की तरफ, ये कहते हैं कि स्वाभाविक संस्था है। जबकि दूसरी ओर कुछ विद्वान और वर्ग जो है वो ये मानते हैं कि राज्य का विकास आविष्कार और मानवीय प्रयास की वजह से हुआ है। तो बेंथम के समय राज्य के लिए दो विचार थे कि राज्य ऑटोमेटिक विकास हुआ राज्य का, और कुछ कह रहे नहीं, मानवीय प्रयासों से राज्य का विकास हुआ है। बेंथम इन दोनों के बीच का रास्ता, ये मिल मिल इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाता है। ठीक है सर, स्टुअर्ट का मतलब क्या होता है? इसका शॉर्ट नेम है स्टुअर्ट। तो होता है ना, कैसे बाप दादा का नाम कैसे जुड़ता है, तो स्टुअर्ट तो इसका नाम है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ये इसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में जीएस कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, तो उस समय दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा कहती कि राज्य है वो ऑटोमेटिक स्वाभाविक उत्पत्ति है, और एक विचार ये कहते थे कि राज्य है वो मानव के आविष्कार और प्रयास की वजह से हुआ है। लेकिन मिल ने दोनों के बीच वाले राह को अपनाया है। बीच वाले राह का मतलब है, मिल ने कहा है कि राज्य स्वाभाविक तो अवश्य है, किंतु ये नहीं कि वह विकास के कारण नहीं हुआ हो। यहाँ पर इसके पीछे कहा है कि राज्य का निर्माण मानव इच्छा की तरह विकास करना नहीं है, बल्कि एक विश्वास वाला व्यक्ति, ऐसा सामाजिक व्यक्ति जो 99 कोरे व्यक्तियों के रूप में है। इसलिए राज्य का उद्देश्य स्वाभाविक हुआ हो, किंतु उसके विकास में मानवीय प्रयत्न अवश्य है। तो उसको शॉर्ट में मैं समझा दूं, अगर ये विचार कंफ्यूजन हो रहे हैं तो। स्वाभाविक हुआ हो, लेकिन लेकिन यहाँ पर बात करें तो विकास में मानवीय प्रयत्नों का योग है। अब देखो सिंपल समझ लीजिए, मिल के समय दो विचार प्रचलित थे कि राज्य स्वाभाविक उत्पत्ति हुई है, मानव के प्रयासों से हुई है। लेकिन मिल इन दोनों को प्लस करता है। मिल कहता है कि राज्य की उत्पत्ति, राज्य का विकास स्वाभाविक तो हुआ है, लेकिन उसमें मानव ने अपने प्रयत्नों का योग किया है। यानी मिल ने दोनों तत्वों को मिलाया है और कहा है कि राज्य के विकास में स्वाभाविकता के साथ साथ मानव का प्रयास भी रहा है, तब जाके राज्य का विकास हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मिल के विचारों में। मिल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट विचार है सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली। मिल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कौन सी है?
तो आप सभी को पता है मिल किस विचार को इंपॉर्टेंस देता है? स्वतंत्रता को। तो राज्य कौन सा राज्य सबसे बढ़िया है, इसके बारे में भी बहुत ही सिंपल तरीके से आपको उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि मिल कहता है वह राज्य और शासन बढ़िया है जो व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करे। तो ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था है जब व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है? राजतंत्र? नहीं। कुलीन तंत्र? बिल्कुल नहीं। तानाशाही तंत्र? नहीं 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 जी, बिल्कुल नहीं। आतताई तंत्र? नॉट पॉसिबल। तो इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति को उसके कार्यों की स्वतंत्रता की विचार अभिव्यक्ति की पूरी आजादी दी जाए, ऐसा राज्य ही सर्वश्रेष्ठ राज्य है। और ऐसा राज्य कौन हो सकता है? वर्तमान समय में प्रजातंत्र। कौन है? प्रजातंत्र। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था क्या है? तो मिल के अकॉर्डिंग कहा कि जो जहां पर व्यक्ति को पूरी आजादी मिलती है, ऐसी शासन व्यवस्था ही सर्वश्रेष्ठ है। और इस प्रकार देखा जाए तो आदर्श रूप व्यक्ति की आजादी के लिए प्रजातंत्र ही होता है। तो ये भी क्लियर हो गया। ये भी क्लियर हो गया कि मिल के अकॉर्डिंग सबसे आदर्श व्यवस्था कौन सी है? तो मिल ने कहा है प्रजातंत्र ही सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था है। क्लियर? चलो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रतिनिधित्वात्मक शासन के संबंध में। लास्ट इंपॉर्टेंट मिल का विचार। प्रतिनिधित्वात्मक प्रतिनिधित्वात्मक शासन। ठीक है, देखिए प्रतिनिधित्वात्मक शासन का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि जो शासन चलाते हैं वही प्रतिनिधित्वात्मक कहलाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो वर्तमान समय में बड़े बड़े राज्यों में जहां प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं होता है, डायरेक्ट शासन नहीं चलाया जाता है, तो वहां प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाया जाता है। यही कहलाते हैं प्रतिनिधित्वात्मक शासन। तो विशाल राज्यों में, विशाल राज्य जनसंख्या की दृष्टि से जहां प्रत्यक्ष शासन संभव नहीं होता, वहां वहां मिल, वहां है ना, मिल प्रतिनिधित्वात्मक शासन की वकालत करता है। प्रतिनिधित्वात्मक शासन को उचित मानता है। कौन सी शासन व्यवस्था को उचित मानता है? प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था। क्योंकि सर्वोच्च शासन मिल की दृष्टि से सर्वोत्तम शासन अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र ही हो सकता है। सर्वश्रेष्ठ शासन प्रतिनिधित्वात्मक शासन ही हो सकता है। क्योंकि
जैसे मान लीजिए छोटा राज्य है तो डायरेक्ट शासन हो सकता है, लेकिन भारत जितने बड़े राज्य में प्रत्यक्ष रूप में राज्य या प्रत्यक्ष रूप में शासन नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रतिनिधित्व शासन का मतलब होता है जैसे जनता और जनता के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है? प्रतिनिधि। जनता के द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है, जनता के द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है और प्रतिनिधियों की वजह पर जैसे मान लीजिए सरकार बनती है, क्या बनती है? सरकार। तो इस प्रकार से जनता प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधियों से सरकार चलती है। तो ये शासन व्यवस्था बड़ी जनसंख्या वाले राज्य के लिए उचित होती है। तो ये प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था कहलाती है। अब देखिए प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था में सबसे उदाहरण सही रूप में इसने मिल ने यही बताया है। अब यहाँ पर ये देखा जाए तो बहुसंख्यक राज्य में सबसे जरूरी है। अब इसमें ये क्या है, ये देखो, ये सबसे पहले बात करते हैं तो मिल ने प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था के बारे में अपनी पुस्तक पर विचार दिया है। तो प्रतिनिधित्व शासन के बारे में मिल ने अपनी पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम बता दूं आपको, जहां पर उसने प्रतिनिधित्व शासन के बारे में वकालत की लिखी है। तो पुस्तक का नाम है प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार। प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार, ये मिल की पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने प्रतिनिध्यात्मक शासन के बारे में खुलकर बात करी है और यहाँ पर मिल ने प्रतिनिध्यात्मक शासन के दोष और कमी इनके बारे में भी विचार किया है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मिल ने कुछ विचार दिए हैं जो मैं आपको यहाँ पर लिख पा रहा हूँ। प्रजातंत्र और दक्षता का समन्वय, प्रजातंत्र एवं दक्षता का समन्वय। देखिए अब इस चीज को नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मिल इस बात से परिचित है कि जनप्रतिनिधि सामान्य योग्यता के व्यक्ति होते हैं, उसके द्वारा स्वयं ही अच्छे कानून को बनाया जा सकता है। लेकिन ये भली बात परिचित है कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मिल ने प्रजातंत्र शासन व्यवस्था में दक्षता का समन्वय किया है। मतलब प्रजातंत्र में लोग और लोगों के टैलेंट, इन दोनों को मिला दिया जाता है। लोग और लोगों के टैलेंट दोनों को मिला दिया जाता है, तभी प्रजातंत्र काम करता है। तभी क्या काम करता है? प्रजातंत्र। इसलिए यहाँ पर विधि निर्माण के संदर्भ में मिल है वो जनता को प्रत्यक्ष सहयोग की अपेक्षा करता है। वो कहता है कि व्यक्तियों को राजनीतिक दलों में और सरकारी कार्यों में मिलकर काम करना चाहिए। तो इसलिए प्रजातंत्र के अंतर्गत वही व्यक्ति भाग ले सकते हैं जो प्रजातंत्र में दक्ष हो, उत्तीर्ण हो और प्रजातंत्र को संभाल पाए। तो ऐसी योग्यता वाले व्यक्तियों को ही प्रजातंत्र सौंपा जाना चाहिए। दूसरी यहाँ पर वकालत के रूप में उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र यानी प्रतिनिध्यात्मक शासन के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होती है। मिल कहता है कि प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था के द्वारा हर वर्ग को अधिकार, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पाता है, क्योंकि ये कहता है कि सबके द्वारा सबके लिए न रहकर बहुमत के निरंकुश शासन में परिणित हो जाता है। इसलिए अल्पसंख्यकों के हितों के दमन संभव होता है इस व्यवस्था में। तो इसलिए उसने कहा है कि अगर प्रजातंत्र में अगर बहुसंख्यक में अल्पसंख्यकों का अगर शोषण होता है तो इसलिए विधानमंडल में स्वतंत्र रूप से निर्दलीय व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे दो पार्टी बहुमत शासन वाली पार्टी राज करती है तो किसी कम जनसंख्या वाले लोगों को सरकार में आने का मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए कहा है कि जहां अल्पसंख्यकों की नुकसान होता है तो उनके हितों की रक्षा के लिए क्या करना, जैसे निर्दलीय व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निर्दलीय व्यवस्था, कि वह बिना अपने दल के भी वह पार्टी में आ सकता है, मतलब सरकार में आने की योग्यता रख सकता है। इसके अलावा प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में दूसरी जो इसके संरक्षण की बात है वो है आनुपातिक प्रणाली। प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में दोष है, इसी दोष का निवारण के लिए कहा गया है कि बहुसंख्यक में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक तो निर्दलीय व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होनी चाहिए जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके। इस प्रकार से
मील यहाँ पर जरूरी और इंपॉर्टेंट बात करता है। दूसरा, मताधिकार के लिए आवश्यक योग्यता। देखिए, मिल यहाँ पर कहता है कि प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था का समर्थन करता है कि सबसे बढ़िया प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था है, जहां एक बड़ी शासन व्यवस्था के लिए लोगों के द्वारा शासन चलाया जा सकता है। लेकिन मिल स्त्रियों सहित सभी व्यक्तियों को मत देने के अधिकार में है। ये बहुत ही अच्छी बात कही है। मिल ने अपने शासन प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था में सभी को मत देने का अधिकार दिया है। क्या क्या है? सभी को मत, भले वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन रखी है, और वह कंडीशन क्या रखी है? योग्यता। मिल ने योग्यता पर बल दिया है। मिल ने कहा है कि व्यक्ति साधारण रूप से पढ़ना, लिखना और समझना जानता हो, उन्हें ही मत देने का अधिकार होना चाहिए। उन्हें ही मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो मिल ने मताधिकार में पूरी तरह से समर्थन किया है। सिर्फ एक चीज को कहा है कि वह व्यक्ति जो मत दे सकता है, उसे लिखना, पढ़ना और गणित के बारे में जानकारी हो, उसी को मत दिया जाए। लेकिन कहीं पर ऐसा भी कहा जाता है तो यहाँ पर विषय योग्यता के बारे में तो बिल्कुल सही बात कहा है, लेकिन संपत्ति होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका जिक्र मिल नहीं करता है। इसके अलावा खुला और सार्वजनिक मतदान। नेक्स्ट कहता है कि खुला एवं सार्वजनिक मतदान। मिल प्रतिनिधि शासन व्यवस्था के बारे में और विचार करते कहता है कि मिल गुप्त मतदान का विरोध करता है, और वह कहता है कि प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में खुला और सार्वजनिक रूप में मतदान होना चाहिए, और मतानुसार देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है। इसलिए बुद्धिमत्ता, समझ और ईमानदारी के द्वारा प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था में मतदान करना चाहिए। और इसलिए मतदान प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में व्यक्ति को पूरी आजादी होती है, इसलिए उसे खुला और सार्वजनिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि गुप्त मत से क्या होता है कि सालबाज और कुंठित साल चलती है, इसलिए लोगों की आवाज को दबाया जा सकता है। तो मिल प्रतिनिधि शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो खूबियां बताई है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये भी कहा है, पांचवा, महिला मताधिकार। महिला मताधिकार। तो मिल अपने प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में महिला मताधिकार के बारे में बहुत ज्यादा जोर देता है, और मिल के कारण ही संसद के बाहर और भीतर दोनों जगह महिलाओं को समर्थन देने की बात कही है। और मिल ने सर्वप्रथम अपनी पत्नी और अपने मित्र के प्रभाव में इसका समर्थन किया था। क्या किया? इसका समर्थन किया था। तो नोट कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों कि मिल वह व्यक्ति है जिसने ब्रिटेन में सभी को मत देने के अधिकार की वकालत की थी, और मिल ने कहा कि सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था प्रजातंत्र है, और उसके अंतर्गत उन्होंने प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था के बारे में अपने विचार दिए हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने शॉर्ट एंड ब्रीफ वे में सीधे सीधे आपको ये बता दिया मिल के बारे में सबसे फेमस इसके विचार, सिद्धांत और बुक। अगर आपके कुछ कंफ्यूजन है या कुछ डाउट है जो अभी समझ में नहीं आए हैं, तो बिल्कुल आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर कुछ कंफ्यूजन है, मुझे बता दीजिए। अगर आपके कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अदरवाइज अपना विदेशी थिंकर का ये जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। क्या होता है? क्लियर होता है। बाकी आपके कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी बता दीजिए, सिर्फ 1 मिनट है आपके पास। हाँ, तब तक एक का डाउट आया था कि भाई संत थॉमस एक्विनास की पुस्तक का नाम, तो वो मैं बता देता हूँ। सबसे फेमस पुस्तक है सुमा थियोलॉजी का, एक्विनास की, सुमा थियोलॉजी का। सुमा थियोलॉजी का ये एक्विनास की सबसे अच्छी इंपोर्टेंट पुस्तक है, जिसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा एक्विनास की 2 और पुस्तक है, जैसे अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या, सुमा कंट्रा जेंटाइल, और चौथी पुस्तक है राजाओं का शासन, द रूल ऑफ प्रिंसेस।
इस प्रकार से सन थॉमस एक्विनास की पुस्तक आपको बता दी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, अपने वेस्टर्न थिंकर जो बीए सेकंड ईयर का जो ये इंपोर्टेंट पार्ट था उसमें आपको समझा दिया। अब इंडियन थिंकर रहे हैं जिनको बहुत जल्द आपको करवा देंगे। ठीक है जी, इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट ईयर की क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाली है। सर की मुझे डाउट है, हाँ डाउट है तो बताइए। वैसे आपको बता दिया है, एक्विनास की पुस्तक थ्यूमास जूलॉजी का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से ओनली 1 मिनट है आपके पास, क्योंकि इस चैप्टर को करवाते करवाते 1 घंटे के लगभग हो गया। एक ही क्लास में मैंने आपको टॉपिक करवाने का कहा था, इसलिए एक क्लास में मैंने मील को समझाया, बट टॉपिक 1 घंटे तक चला गया। ओके, तो कोई बात नहीं, अब कभी और कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं समाप्त, काफी देर हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके ऊपर। ओके, और कोई डाउट है आपके तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। सेकेंड सेमेस्टर है वो जून में होगा। दक्षता का मतलब होता है किसी व्यक्ति में कोई टैलेंट होता है उस आधार पर। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक बोरी गेहूं उठा के ऊपर लाना है, तो अगर आपके पास उसको काम करने का नॉलेज होगा, उसको काम करने की योग्यता होगी, तो यही दक्षता कहलाती है। दक्षता को शॉर्ट में अगर मैं आपको कहूं, स्किल, क्या कहूंगा, स्किल, कौशल। कौशल के द्वारा आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच।